हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। इस सेशन में हम लोग जुलाई 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी में पहली न्यूज़ है रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। 21 जुलाई 2025 को हमारे जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जगदीप धांकर जी, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। रीज़न क्या बताया? हेल्थ रीज़न बताते हुए। ठीक है, तो अब इसमें रेजिग्नेशन को रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 67A। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 67, ये रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 67 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो आर्टिकल 67 के अंतर्गत जो 67A जो सब क्लॉज ए है ना, वो ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको हैंड ओवर करता है? प्रेसिडेंट को करता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी है, हु रिसीव द रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज इसमें, टेम्पोररी एंड एक्टिंग अरेंजमेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट से ऑफिस, अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को वेकेट करते हैं तो क्या टेम्पोररी प्रोविजंस हैं, उस पर हम एक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस से रिजाइन करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एक कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये पोस्ट फिर वेकेंट रहती है। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं। दूसरी बात ये है, क्योंकि देखो आपको ये भी पता होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरमैन भी होता है। ठीक है, मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है ना, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए वो उस पद के वजह से ही वो राज्यसभा का भी चेयरमैन है। तो यही होता है एक्स ऑफिशियो। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं तो राज्यसभा की जो चेयरमैनशिप है, वो जो डिप्टी चेयरमैन होंगे ना राज्यसभा के, उन पे वो हैंड ओवर हो जाती है उन पे। ठीक है, तो वो प्रिसाइड करते हैं। कोई भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग होगी उसको चेयर कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन करेगा। तो दो बातें यहाँ से एकदम क्लियर है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते हैं तो कोई भी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता है, इसका कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हाँ, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। अब एक्चुअली देखो, इसको ऐसे भी समझो ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये एज सच कोई खुद ऐसा कोई काम नहीं अटैच है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से कि उसके लिए कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत पड़े। ठीक है, लेकिन जो जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम करता है तो ऑब्वियसली बात है ना कि राज्यसभा तो चलती ही रहेगी ना बीच बीच में। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो हैंड ओवर, वो ये चीज देखना स्टार्ट कर देता है इस समय। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैनशिप इनके अंतर्गत आ जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चीज में देखते हैं, इलेक्शन एंड फिलिंग द वैकेंसी। देखो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे क्वेश्चन मेंस में भी आपसे पूछा और प्रीलिम्स में तो बन ही सकता है इस पे। ठीक है, सीधे आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक, प्रीलिम्स के लिए भी ये देखो इंपॉर्टेंट है। पहली बात आप ये मानो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, जैसे एक वाइस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपने आप 5 साल पूरा किया और अब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करना है, तो ये जो इलेक्शन होगा ना, ये बोलता है कि 60 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए। विद इन 60 डेज ये इलेक्शन हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन हो रहा है, जैसे इस केस में हुआ है कि जगदीप धांकर जी ने बीच में ही रिजाइन कर दिया, उन्होंने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए, बीच में रिजाइन कर दिया। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तब इस टाइप का कोई भी फिक्स टाइम फ्रेम नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 68 बस इतना बोलता है कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल हो जानी चाहिए। 60 दिन का कोई प्रोविजन ऐसे नहीं, मिड टर्म के लिए नहीं है। अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट अपना पूरा 5 साल पूरा करता है, उसके बाद नए वाइस प्रेसिडेंट को चूज करना, इलेक्ट करना है, उसके लिए 60 दिन में होना चाहिए। लेकिन अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा? आर्टिकल 68 ये कहता है कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। इतनी बात बस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है वाइस प्रेसिडेंट का? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। इलेक्टोरल जो कॉलेज बनती है, जो लोग मतलब चूज करते हैं इनको वाइस प्रेसिडेंट को, उसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड। 12 राज्यसभा मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं ना, 12 राज्यसभा मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये भी होंगे। ठीक है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड, सब लोग मिलकर इनको इलेक्ट करते हैं। वोटिंग मेथड क्या फॉलो होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सीक्रेट बैलेट के अंतर्गत होता है। ठीक है, टर्म ऑफ सक्सेसर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। ये जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, जैसे अभी मिड टर्म में बनेंगे ना,
मान लो कि जगदीप धांकर जी ने अपने 3 साल फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 साल पूरे किए, 2 साल बचे होंगे ना इनके भी, 5 साल का ओवरऑल 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, 3 साल इन्होंने पूरे कर लिए, बचे 2 साल। तो अब जो नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, क्या वो साल के लिए होगा या फिर पूरा 5 साल अपना पूरा करेगा, वो जिस डेट को नियुक्त होगा, एक्चुअली जब भी वो नियुक्त होगा वहां से वो 5 साल पूरा अपना कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि रिमाइंडर जो 2 साल है सिर्फ उसके लिए बनेंगे वो, ठीक है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देख लेते हैं कि अभी तक किन किन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। देखो अभी तक 3 लोगों ने रिजाइन किया है, 3 वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया। वीवी गिरी ने 1969 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन क्रोनोलॉजी थोड़ा देख लेना, किसने पहले किसने बाद में किया था। इन्होंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना था। सिमिलरली आर वेंकट रमन ने 1987 में किया था, उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए रन करना था, ठीक है। फिर जगदीप धांकर जी तीसरे हो गए, ये सेम, लेकिन इनका जो रीजन है वो अलग है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं करना था इनको, इनका हेल्थ रीजन इन्होंने दिया था, ठीक है। अच्छा, एक इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये कृष्णकांत थे। 2002 में ये अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। ये बीच में ही इनकी अपने टर्म में डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप की चीज़ है, रिजाइन नहीं किया था, इनकी डेथ हो गई थी बीच में, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल तो यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 63 ये बोलता है, ये एक्चुअली ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है कि इंडियन रिपब्लिक का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक ऑफिस क्रिएट होना चाहिए, इसकी बात करता है आर्टिकल 63, ठीक है। 64 ये कहता है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। 65 ये कहता है एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी है या फिर एब्सेंट है प्रेसिडेंट, उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। आर्टिकल 66 ये कहता है जो इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा और दोनों हाउस के मेंबर उसमें इलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करेंगे। 67 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 67 है। ये बोलता है कि 5 साल टर्म होगा वाइस प्रेसिडेंट का। और दूसरी बात, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जाती है, प्रोविजन फॉर रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये 67 में ही है, ठीक है। और 68 मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि वैकेंसी टू बी फिल्ड एज सून एज पॉसिबल, ये बात बोलता है। और रूल्स, इलेक्शन के क्या रूल्स होंगे वो इसमें है, ठीक है। 69 ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, ठीक है। इतने आर्टिकल आपको पता होने चाहिए थे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी हॉलिस्टिकली कवर कर लिया हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट का, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। मेंस में आपको मैंने बता दिया, इलेक्शन प्रोसेस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि देखिए अभी एक रिसेंट में एक डेवलपमेंट हुआ था। एक ये जस्टिस है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में आग लग गई थी। जब आग लगी थी तो उसके बाद क्या हुआ था, इनके यहाँ जो सर्वेंट क्वार्टर बने थे वहाँ से जब वहाँ पे आग बुझाने के लिए जब स्टाफ पहुँचा तो पता चला कि बहुत ज़्यादा अनअकाउंटेड मनी मिला इनके सर्वेंट क्वार्टर से। इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा था कि इनको रिमूवल के लिए दोनों हाउसेज में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी, इसीलिए पूरी चल रही थी। अब देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रिलेटेड हैं रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से। पहला तो कोई 3 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 124, 217 और 218, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हीं 2 ग्राउंड पे रिमूव हो सकता है, या तो फिर प्रूवन मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी हो, ठीक है। मिसबिहेवियर में वही सब करप्शन वगैरह आ जाएगा, और इनकैपेसिटी मतलब वो और फिट ही नहीं है जजमेंट देने के लिए। तो आर्टिकल 124 इसकी बात करता है। अब देखो हाई कोर्ट का भी इससे लिंक होगा, इसीलिए ये जानना जरूरी था। आर्टिकल 217 क्या कहता है, अच्छा एक चीज ये भी देखो, ये जो ग्राउंड्स दिए ना, ऐसे प्रेसिडेंट का ग्राउंड क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए कौन सा ग्राउंड है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। आर्टिकल 217 ये कहता है हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं हाई कोर्ट के जज को इन द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस है ना हाई कोर्ट जज के रिमूव करने का, वो सेम वैसा ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस होगा। रिमूवल प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे मेंशन है। फिलहाल आप ये जान लो कि आर्टिकल 217 ये बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 218 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्टिकल 218 ये कहता है कि ये जो अभी हमने ऊपर 124 देखा ना आर्टिकल, आर्टिकल 124 क्या कहता है, किस ग्राउंड पे रिमूव हो सकते हैं, इन 2 ग्राउंड पे रिमूव हो सकते हैं। आर्टिकल 218 यही कहता है कि यही जो आर्टिकल 124 है ना ऊपर जो था, ये इसी प्रोविजन को हाई कोर्ट पे भी एक्सटेंड करता है। मतलब कि हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करना है तो इन्हीं 2 ग्राउंड पे वो रिमूव हो सकते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे,
ठीक है, ये बात करता है 218। तो 218 और 217 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक बात आपको और पता होना चाहिए, जैसे जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोला जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट नहीं बोला जाता। अक्सर हम आपने देखा होगा लोग ऐसी यूज कर देते हैं वर्ड इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, वो गलत है। इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज किया जाता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मेंस में भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या प्रोसेस है। 4 पार्ट में इस प्रोसेस को डिवाइड किया जा सकता है। पहला उसमें आता है इनिशिएशन, इनिशिएट। ठीक है, इनिशिएट कहाँ पे होगा? देखो, जो एक मोशन होगा ना, मोशन रिमूव करने के लिए जो एक मोशन लाया जाएगा वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ठीक है, लाया तो पार्लियामेंट में जाएगा। ठीक, पहली बात तो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। मोशन ये जो होगा रिमूव करने का, या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन एक बात ये होनी चाहिए कि अगर ये लोकसभा में लाया जा रहा है तो उस पर 100 MP के साइन होने चाहिए, उस मोशन पे 100 MP के सिग्नेचर होने चाहिए। और अगर यही राज्यसभा में लाया जा रहा है तो उस पर 50 MP के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, और फिर यही जो मोशन होगा ये सबमिट किसको किया जाएगा? स्पीकर या चेयरमैन। अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन को। ये मोशन जिसपे 100 MP के साइन होंगे या 50 MP के राज्यसभा के साइन होंगे, ये मोशन स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट किया जाएगा। एक बार ये मोशन जब सबमिट कर दिया गया उसके बाद क्या होगा? एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। 3 मेंबर कमेटी होती है ये। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हाँ भाई सही में ऐसा कुछ था कि नहीं था। 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। उसके कौन कौन मेंबर होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसका मेंबर, एक हाई कोर्ट का, किसी भी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है, जिसको लॉ की नॉलेज हो। ये 3 लोग इसके मेंबर होंगे। ठीक है, इनका काम क्या होगा? ये इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी चार्जेस मेंशन होंगे ना मोशन में कि हाँ भाई इन्होंने ये ऐसा ऐसा काम किया था, इस वजह से इनको रिमूव करना चाहिए, रिमूव किया जाना चाहिए। तो उन सारे चार्जेस को ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई इन्वेस्टिगेशन। तीसरी बात आती है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। एक बार इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पाया गया कि हाँ भाई चार्जेस सही हैं, उसके बाद क्या होगा? दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है, मोशन को पास करना होगा। अगर दोनों हाउसेस ने स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन को पास कर दिया, उसके बाद क्या होगा? अब भाई प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिमूवल के लिए एक लाना पड़ेगा, और उसी दौरान उसी के बाद फिर क्या होगा? ये रिमूव हो जाएंगे वहां से। ये इतना प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ 18 हाई कोर्ट जजेस, ये न्यूज में चल रहा था। अब ये यहां से देखो, ये तो आपसे पूछेंगे नहीं हाई कौन से 18 हाई कोर्ट के जज थे जिनको ट्रांसफर किया गया। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा? सॉरी, एक मिनट एक मिनट। आर्टिकल 222, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। जब भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर किया जाता है तो वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर जज ट्रांसफर होता है तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट करेगा लेकिन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये मैंडेटरी है। ठीक है, कंसल्ट करना ही करना है प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक, और ये पूरा प्रोविजन किस में दिया है? आर्टिकल 222। आपको ये आर्टिकल एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में चल रहा है। बिहार इलेक्शन को लेके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो बिहार के जो इलेक्टोरल रोल है ना, इलेक्टोरल रोल जिसमें मेंशन होता है कि ये हमारे वैलिड ये वैलिड सिटीजन्स हैं जो वोट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल रोल में उनके नाम होते हैं ना, कौन कौन लोग यहाँ से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट कर सकते हैं। इसी इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको लेके अपोजिशन ने काफ़ी आपत्ति जताई है, इसीलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, SIR के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें जानने से पहले मैं आपको एक बात ही बता दूं कि होता क्या है। देखो, आप 2 चीज़ें अक्सर इलेक्शन के पहले सुनोगे, एक समरी रिवीजन आपने सुना होगा, एक इंटेंसिव रिवीजन, जिसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ना वो ये होता है, और एक होता है समरी रिवीजन। देखो, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या होता है कि एक रूटीन एनुअल एक्सरसाइज होती है। रूटीन एनुअल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि हर साल वो रूटीन में ये एक्सरसाइज करेंगे कि जो वोटर लिस्ट है ना, ओवरऑल वोटर लिस्ट, वही मैंने आपको जो बताया जिसमें जो वैलिड वोटर्स होंगे उनके नाम मेंशन होंगे,
तो इस वोटर लिस्ट में कुछ थोड़ी बहुत अगर चेंजेस करने हैं, मान लीजिए कोई भाई वोटर था वो मर गया, उसका नाम हटाना है, ठीक है। फिर कोई ऐसा वोटर था जो अभी यहाँ रह रहा था, तो उसका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम था लेकिन अब वो कहीं और जाकर रहने लग गया, तो वो चाह रहा है कि उसका वहां से बने, ठीक। तो बस ये थोड़ी बहुत जो चेंजेस होते हैं ना, जब ये सब चेंजेस करने होते हैं तो समरी रिवीजन होता है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल ये करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट में चेंजेस करती है छोटे मोटे, ठीक। लेकिन ये इंटेंसिव जो होता है, ये इंटेंसिव देखो नाम से पता चल रहा है, इंटेंसिव काफी डिटेल्ड होता है। ये क्या होता है, ये तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन वोटर लिस्ट में करना हो, जब ऐसा लग रहा हो इलेक्शन कमीशन को कि हाँ भाई जो वोटर लिस्ट है उसमें काफी ज्यादा इनएक्यूरेसी है, ठीक है, कुछ काफी दिक्कतें हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजीज, फॉर एग्जाम्पल मान लो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जिनको कि बहुत इनवैलिड तरीके से उनको उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, तो अब इन सबको एक साथ हटाना है। तो ऐसे केस में क्या करेगी, इंटेंसिव रिवीजन जो होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। इसमें क्या करती है, वो डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है, घर घर जाके वेरीफाई करती है वोटर लिस्ट में जिनके नाम है, उनके डिटेल्स को घर घर जाके वो वेरीफाई करती है। तो ये होता है इंटेंसिव रिवीजन। अभी जो हुआ है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ही बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी लीगल चीज़ें देख लेते हैं। आर्टिकल 324 में इसके बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड है। इसी में 324 में इसकी बात करी गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, और सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इन दोनों में एसआईआर की बात करी गई। इसलिए ये दो बातें आपको बतानी चाहिए। ये होता क्या है, मैंने आपको बताया, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन डन, ठीक है। घर घर जाके बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको अपॉइंट करती है, वो घर घर जाके वेरीफाई करता है और देखता है कि भाई इलेक्टोरल रोल में कोई जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ अगर दिक्कतें हैं, इन एलिजिबल वोटर हैं तो उनको हटाओ, इन एलिजिबल वोटर हैं तो उनको हटाओ, और एलिजिबल वोटर अगर हैं जो छूट गए हैं उनको इंक्लूड करो उसमें, ठीक है। इन एलिजिबल वोटर को हटाओ और जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड करो। यही होता है इसका मीनिंग। इतनी बातें इसमें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये भी चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 न्यू मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने भी 4 नए मेंबर को नॉमिनेट किया है, ठीक है। ये पहली बात, अब यहाँ से आपको यही पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 80 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 80 ये आपको पता होना चाहिए। इसी में ये बात करी गई, जो नॉमिनेशन होते हैं ना, प्रेसिडेंट क्या करता है, 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। टोटल 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आर्टिकल 80 इसकी बात करता है, ठीक है। और ये लोग कहाँ से, किस फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, इन सब चीज़ों से ये लोग रिलेट करने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो इनकी जो पावर्स होती है ना, जो ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जैसे कुछ तो इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर होंगे, और कुछ होंगे नॉमिनेटेड, जिनकी बात अभी हो रही, 12 नॉमिनेटेड हैं, बाकी बच्चे हुए इलेक्टेड हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 250 टोटल हैं, तो उसमें से इलेक्टेड होंगे और बचे हुए 12 नॉमिनेटेड होंगे। यहाँ पे बात ये हो रही, इनकी सारी पावर सेम होती हैं, ठीक है। इलेक्टेड नॉमिनेटेड की सारी पावर सेम होती हैं, बस एक चीज़ में अंतर आता है, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात होती है उसमें ये नॉमिनेटेड जो मेंबर है ना, ये लोग वोट नहीं कर सकते, बाकी हर जगह पे इक्वल पावर है इनकी। लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी हर एक मामले में ये सब सेम है। देखो 6 साल का टर्म होता है इनका भी, जैसे बाकियों का होता है, ठीक। तो इतनी बातें यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो 4 नॉमिनेटेड हैं, इनको भी, क्योंकि पीसीएस में इस टाइप से पूछ लेते हैं आपसे, मैच द फॉलोइंग वगैरह बना के, कि ये जो 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं किस फील्ड से हैं। तो उज्जवल निकम इसमें एक हैं जो कि एमिनेंट लॉयर हैं, ये हैं, ये सबसे जो टॉप लेफ्ट में जो हैं ये उज्जवल निकम है। फिर सी सदानंद मास्टर, टीचर एंड सोशल वर्कर, ये बॉटम में जो ये हैं ये हो गए। हर्षवर्धन श्रृंगला जो ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, जैसे हमारे एस जयशंकर है ना, थे पहले फॉरेन सेक्रेटरी, वैसे ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। फिर डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये हिस्टोरियन और एकेडमी, ये है, ठीक। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईसीआई अपॉइंट्स नीतू चंद्रा एंड कांति प्रकाश झा एज स्वीप आइकन्स ऑफ बिहार। देखो स्वीप आइकन क्या होता है, स्वीप जो होता है ना, स्वीप, ये एक इनिशिएटिव है। किसकी इनिशिएटिव है, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका काम क्या है, वोटर एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ावा देना। तो ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको
आइकन की तरह इन्होंने अपॉइंट किया है और इनका काम यही होगा कि जनता में ये लोग जागरूकता फैलाएं इलेक्शन को लेके, ज़्यादा ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक, इतनी बात इसमें आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन न्यूज़। ठीक है, देखो ये तीन जो है ना इस समय जुलाई में न्यूज़ में चल रही थी। पहला है महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट। देखो महानदी रिवर बेसिन किस किस स्टेट से पास होती है वो अलग बात हो गई, यहाँ पे बात चल रही कि ये डिस्प्यूट किन के बीच में है। महानदी रिवर डिस्प्यूट दो स्टेट के बीच में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पोलावरम किसके बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और रावी बियास किसके बीच में है डिस्प्यूट, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब ये देखो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की जब बात होती है तो आर्टिकल 262 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी में इसके बारे में सारी बातें करी गई हैं। आर्टिकल 262 ये बोलता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए पार्लियामेंट एक मैकेनिज्म बना सकता है। ठीक है, एक पार्लियामेंट एक मैकेनिज्म बना सकता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए। ठीक, और यही आर्टिकल 262 एक बात ये भी बोलता है कि ये पार्लियामेंट कैन बार द सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन सच डिस्प्यूट। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को मना कर सकता है कि भाई आप इसमें इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये दोनों बातें आर्टिकल 262 में है। अब इसी आर्टिकल 262 के अंतर्गत ये दो एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर मिली है ना पार्लियामेंट को। ये देखो, पार्लियामेंट कैन सेट अप अ मैकेनिज्म फॉर एडजुडिकेशन मतलब इनके बीच में कोई एक समझौता करके या उसको जो भी लड़ाई चल रही है उसको किसी तरीके से निपटारा किया जाए। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने दो एक्ट पास किए हैं। पहला है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। ये बोलती है गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो रिवर बोर्ड्स बना सकता है, जिसका काम क्या होगा, इंटरस्टेट रिवर्स को मैनेज करना। रिवर बोर्ड्स का क्या काम होगा, इंटरस्टेट रिवर वाटर्स को मैनेज करना। और दूसरी बात, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट एक पास किया गया था, उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है जो कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट होगा उस पर एक सेटलमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाएगी और जजमेंट देगी। ठीक है, ट्रिब्यूनल का काम ये होगा, जैसे सीधे इस पर महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना देगी। अब उसका काम ये होगा कि इनकी भाई बातें सुनेगी और बाद में एक जजमेंट देके इस चीज़ को निपटारा करेगी इसका, तो ट्रिब्यूनल बनता है। इतनी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र पासेस स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2025। देखो इसमें बस इतना आपको पता होना चाहिए किस लिए ये, इसका मेन पर्पस क्या था। इसका मेन पर्पस ये था कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, माओइस्ट ग्रुप जो हैं, खास करके जो अर्बन माओइस्ट हैं स्टेट के अंदर, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर एक नकेल कसी जाए। ठीक है, बस यही इसका मेन पर्पस था। इतनी बात इसमें पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पेसा एस्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको जानने से पहले ये देख लेते हैं पेसा होता क्या है। पेसा एक्ट फुल फॉर्म पेसा का है, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये है पेसा का फुल फॉर्म। ठीक है, ये कब आया था, 1996। देखो यहाँ नाम में भी है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कब आया था, कब केम इनटू फोर्स इन 1996। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली हमारे यहाँ जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाए गए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो ट्राइबल एरियाज थे ना वहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया गया। ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया, ये बोला गया कि भाई ट्राइबल जो रीजन्स हैं, जो ट्राइबल जो जनजातियाँ, उनका एक अलग ही सोशो कल्चरल सेटअप है। ठीक है, तो उसमें उस चीज़ से छेड़छाड़ ना करी जाए, इस टाइप की चीज़ें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह वहाँ ले जाके वो लोग अपनी ट्रेडिशनल जो जिस भी पंचायत से वो लोग रूल हो रहे हैं उन होने दो उनको। ठीक है, या पंचायत जो भी मैकेनिज्म है वहाँ पे वैसे ही उनको होने दो। इस वजह से क्या हुआ था, स्टार्टिंग में नहीं लाया गया, ये एक्सटेंड नहीं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे वो एक्सटेंड नहीं किए गए यहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में। लेकिन ओवर द टाइम ये समझ में आया कि नहीं, ये काम करते हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं, ताकि जो अच्छे फीचर्स है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, क्या कुछ अच्छे फीचर्स भी तो काफ़ी है ना, कि उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दे दिया 3 टियर स्ट्रक्चर को। ठीक, 3 टियर स्ट्रक्चर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी दे दिया, तो रेगुलर इलेक्शन वगैरह होने लग गए। ठीक है, तो इसलिए ये सोचा गया कि नहीं, एक काम करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंड किया जाए वहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए जाएँ, कुछ मॉडिफिकेशन इस टाइप से कर दिए जाएँ ताकि जो ट्राइबल जो कल्चर और ट्रेडिशन है उससे छेड़छाड़ ना हो। तो इसीलिए पेसा एक्ट अलग से 1996 में लाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं शेड्यूल एरियाज में। 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज है ना वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं ये। एक्चुअली 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज हैं ये टोटल 10 स्टेट्स में, उनके नाम ये हैं।
इतनी जगह पे ही बस ये सब पेसा एक्ट एक्सटेंड होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पेसा एस्टैब्लिश इन मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में एक ये यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिब्यूनल यूनिवर्सिटी, IGNTU अमरकंटक। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा पेसा पे। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पेसा यहाँ बनाया गया। इनका क्या काम क्या होगा, ये एक तरीके से जो भी पेसा रिलेटेड जो भी रिसर्च डेवलपमेंट होगा ना, कि भाई और अच्छी तरीके से पेसा को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं, लोकल ऑफिशियल्स हैं जो पेसा को इंप्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनकी ट्रेनिंग और अच्छे से करी जा सके। तो ये सब जितनी अच्छी अच्छी बातें सभी लोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब बस आप जान लो इस चीज़ को। तो ये था पेसा से रिलेटेड चीज़ है। अच्छा, वन लाइनर देख लेते हैं। स्टेट सैनिटेशन वर्कर कमीशन। ठीक है, ये किसने बनाया, सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए बिहार ने एक स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन बनाया। ऐसा नहीं कि बिहार पहला स्टेट है, और भी स्टेट ने बनाए हुए हैं। NIPCCD का नाम बदल दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD। इसका नाम बदल के सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है। बिहार जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जो बिहार का पेपर देना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा भी जा सकता है। और इसमें देखो, इसमें बात क्या है, बिहार जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन। पहले क्या था, बिहार में जो 35% जो गवर्नमेंट जॉब्स थी ना, 35% गवर्नमेंट जॉब जो थी, वो बाहर से अगर कोई भी वुमेन है, ठीक है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, इररिस्पेक्टिव कि वो बिहार से है या आउटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको 35% रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि जो डोमिसाइल वुमेन होंगी, जो डोमिसाइल फीमेल होंगी, जो बिहार की रहने वाली फीमेल होंगी, उन्हीं को इस 35% वुमेन रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है। पहले सेक्शन में हम लोगों ने पॉलिटी की सारी न्यूज़ देख ली। ओके फाइन, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। पहली न्यूज़ है थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर क्लैश। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी जुलाई में। ये देखो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, थाईलैंड ये ऊपर है, कंबोडिया नीचे है, ये बीच में इनके बॉर्डर एरियाज है। इन बॉर्डर एरियाज में एक्चुअली ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जिसको बोलते हैं एमरल्ड ट्रायंगल एरिया बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट मंदिर हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रे विहार टेम्पल, ताय मुआन मून टेम्पल और चोंगबैक, ये 3 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रे विहार टेम्पल है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो रेड में दिख रहा है, ये इसको एमरल्ड ट्रायंगल एरिया भी बोलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक्चुअली इसको लेके हिस्टोरिकली इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। इस पूरे लैंड को ये दोनों क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारा है, और दूसरा कहता है कि नहीं भाई ये हमारा है। ठीक, तो इस टाइप का इनके बीच में डिस्प्यूट था। अभी रिसेंट में इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इसको लेके आपस में लड़ाई चालू हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़ में चल रहा था। अब इसमें जानने वाली बात पहली तो ये हो गई कि ये कौन से, ये नाम क्या थे इनके, ठीक है, इसको बोलते क्या है, कि इनके बीच में डिस्प्यूट था। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, सीज फायर और मीडिएशन जो इनके बीच में हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये मलेशिया में हुआ था। ठीक है, मलेशिया में हुआ था। और इसको किसने ब्रोकर किया था, आसियान ने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, USA और चाइना ने। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रशिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज अफगान तालिबान गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीधे आपसे पूछ सकते हैं कि पहली कंट्री कौन है जिसने अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। देखो, किसी भी कंट्री ने इसके पहले ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो चाइना, पाकिस्तान, UAE, उज्बेकिस्तान, इन सबके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, नो डाउट हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ठीक है, इंडिया भी इस समय अपने इंटरेक्शन बढ़ा रहा है तालिबान से। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी ने नहीं दिया था। पहली कंट्री देने वाली कौन बन गई है, रशिया बन गई, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगी तालिबान गवर्नमेंट को जो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट देखिए, PM मोदी एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट मालदीव्स इंडिपेंडेंस डे। ठीक, देखो मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन अभी उतने अच्छे नहीं चल रहे थे। उसका रीज़न ये था, जो मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट बने थे, इनका नाम ये है, देखो, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, इनके अंडर एक कैंपेन चल रहा था इनके इलेक्ट होने से पहले, इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन क्या था, वो यही था कि मालदीव्स में जो भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं, मालदीव्स में जो भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं, ये लोग ये चाह रहे थे कि भाई इनको यहाँ से, इंडिया से बाहर निकाला जाए। इसी को इंडिया आउट कैंपेन बोला गया था। इसको लीड भी मुइज़ू कर रहे थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो ये जो पूरा एरा था, इसमें इंडिया मालदीव्स के रिलेशन उतने अच्छे नहीं चल रहे थे अभी तक भी, लेकिन अब थोड़ा सा रिलेशन में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप ये खुद देखो
पीएम मोदी अभी पहले इंडियन पीएम बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इंडियन पीएम बन गए हैं जो मालदीव्स के इंडिपेंडेंस डे में एज गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट करेंगे। मालदीव्स के इंडिपेंडेंस डे में एज गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट करने वाले पहले पीएम बन गए हैं पीएम मोदी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मालदीव की कैपिटल माले है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो इंडियन ओशन जो आइलैंड्स हैं इनको थोड़ा सा आप देख लो, इनकी रिलेटिव लोकेशन देखो। श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है, सबसे इधर श्रीलंका, ये रहा मालदीव्स इस तरफ, ये सेशल्स यहाँ पे है, फिर ये नीचे देखो मॉरिशस है। ठीक है, मॉरिशस अभी न्यूज़ में था, मैंने मई में कवर भी किया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मॉरिशस और यूके के बीच में क्या इशू था जिस वजह से ये न्यूज़ में चल रहा था। और ये है मेडागास्कर। ठीक है, इतने के नाम आपको पता होने चाहिए इंडियन ओशन में, इनके रिलेटिव लोकेशन पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स GOF, ग्रुप इंडिया ने इसको 2022। ये इनिशिएटिव ये कहता है कि अगर यूएन पीस कीपर्स जो होते हैं ना, यूएन पीस कीपर्स जिनको ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है, यूएन पीस कीपर्स जो होते हैं उन यूएन पीस कीपर्स का काम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सूडान में इंटरनल रिबिलियन चल रहा है या दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, तो यूएन पीस कीपर, यूएन इन लोगों को डेजिग्नेट करती है कि भाई ये आर्मी के पर्सनल्स हैं और ये हर एक कंट्री के होते हैं। जैसे यूएन का खुद का कोई भी आर्मी, यूएन के पास खुद की कोई आर्मी नहीं है। ठीक है, तो जो कंट्रीज होती हैं वही अपने आर्मी पर्सनल उनको देती हैं। ठीक, तो जैसे इंडिया यूएन पीस की भेजेगी अपने पर्सनल, पाकिस्तान भेज सकती है, चाइना भेज सकती है, तो यही सब यूएन पीस कीपर होते हैं। तो अगर सूडान में ऐसा कोई इंटरनल फिक्शन चल रहा है तो यूएन डेजिग्नेट कर सकती है कि ठीक है ये लोग यूएन पीस कीपर यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई ये लड़ाई अब बंद हो जाए। ठीक, तो इनके अगेंस्ट भी कई बार वायलेंस होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, सूडान में अगर जा रहे हैं वहाँ पे लड़ाई हो रही है तो इनके अगेंस्ट भी वायलेंस हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेके इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिस मकसद यही है कि इनके अगेंस्ट अगर वायलेंस होता है की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई किसने किया, कैसे हो गया ये वायलेंस, किसने करवाया, और फिर अब किसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही है पूरी इनिशिएटिव है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक, अब इंडिया एक्चुअली देखो, इंडिया इसमें प्रोएक्टिव इसलिए भी है क्योंकि यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडियन पर्सनल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं हमेशा से। ठीक है, तो और इसी वजह से क्या है कि इंडियन पर्सनल बहुत ज़्यादा शहीद भी हुए हैं इन मिशंस में। ठीक है, इसलिए इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चाइना बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। दुनिया के सबसे बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन चाइना ने चालू कर दिया है। इसका नाम क्या होगा? पहली बात तो आपको नाम पता होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मिडोग मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन नाम है इसका। किस नदी पे ये डैम बन रहा है? ये बन रहा है यारलुंग ज़ेंगपो नदी पे, यारलुंग ज़ेंगपो नदी पे, जो कि ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग ज़ेंगपो बोलते हैं। ठीक है, इस नदी पे बन रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। अभी तक का जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है वो भी चाइना का ही है, उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, जो यांगजे रिवर पे है, चाइना में है। मैंने आपको बताया अभी तक का ये, लेकिन ये जब बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चालू हो चुका है। ये क्योंकि ब्रह्मपुत्रा पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे बेंड है ना इंडिया की तरफ, ये जो बेंड देख रहे हो आप दिबांग से थोड़ा सा ऊपर, इसी बेंड के पास ये बना रहे हैं। ठीक, और इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया और बांग्लादेश दोनों लोअर रिपेरियन स्टेट हैं, दोनों लोअर रिपेरियन स्टेट हैं। इसीलिए क्या होगा, पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। और इंडिया में और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा किसान हैं, असम ब्रह्मपुत्रा वैली में, असम में, और ऐसी बांग्लादेश में भी, जो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर खेती के लिए। इसलिए दोनों ने इस पर आपत्ति जताई है। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है इसलिए थोड़ा ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखो, माउंट कैलाश के पास, मानसरोवर लेक रीजन जो है ना, माउंट कैलाश के पास, ये जो यहाँ पे सफ़ेद में दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है, चेमुंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, ये देखो ग्लेशियर ये वाला है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा। तिब्बत में ये पूरा कोर्स देखो, ये तिब्बत में यारलुंग ज़ेंगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग ज़ेंगपो बोलते हैं। फिर ये होते 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 यहाँ पे आके एकदम से बेंड होती है ये। ठीक है, यहाँ से बेंड होती है और इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या सियांग भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा को दिहांग या सियांग भी बोलते हैं। और जब यही ब्रह्मपुत्रा नीचे असम में पहुंचती है तो असम में उसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। ठीक है, और इसी में फिर इसके साथ देखो कई सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज में मिल रही है, लोहित,
सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, धनसिरी, कपिली, ये सब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो मिलती चली जा रही है ब्रह्मपुत्रा में असम के आसपास। ठीक, और यही ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको जमुना बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये पद्मा मेघना से मिल जाती है। पद्मा एक्चुअली गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीरिया में अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन चल रहा था दो कम्युनिटीज़ के बीच में। ड्रूज माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ड्रूज नाम है जिसका माइनॉरिटी, और सुन्नी बिडौन फाइटर्स, इनके बीच में। ठीक है, इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में सीरिया में काफ़ी फ्रिक्शन चल रहा है। सीरिया का मैप आप ये देखो, बॉर्डरिंग कंट्रीज आप देखना, इसमें खुद देख लेना, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा इनकी जो एथनिसिटी है ना सीरिया की, उसको एक बार ब्रेक करके देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप सीरिया में कौन सी है? वो अरब्स की है, अरब्स की। ठीक है, अरब्स एक्चुअली ये पूरे एरिया में अरब्स डोमिनेटेड एरिया ही है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे ये सऊदी अरेबिया हो, फलस्तीन हो, ये सब में यहाँ पे क्या अरब कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है। ठीक, और ये जो बिडुइन फाइटर्स है ना, बिडुइन जो ट्राइब्स है, वो एक्चुअली अरब्स की ही सब क्या बोलते हैं उसको, सब वैरायटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सब के सब क्या है, वो अरब्स ही हैं। आप ऐसे समझो कि जो बेडुइन्स, आपने अक्सर सुना भी होगा जब आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो, बेडुइन ट्राइब के बारे में सुना होगा। ये नोमैडिक अरब ट्राइब्स हैं। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना घर बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये खास करके डेजर्ट एरिया में रहते हैं। डेजर्ट एरिया कौन सा? अरेबियन डेजर्ट, सनाई डेजर्ट और सहारा डेजर्ट, इनमें रहते हैं ये। ठीक है, बेडुइन ट्राइब। लेकिन ये इनकी एथनिसिटी अरब ही है। जो बेडुइन ट्राइब है इनकी भी एथनिसिटी अरब ही है। तो ये मेजर एथनिक ग्रुप अगर आप सीरिया की बात करोगे तो अरब्स हैं। ठीक है, सुन्नी बेडुइन फाइटर्स भी उसी में आ गए। और माइनॉरिटीज जो सीरिया में है उनके नाम ये है, देखो, अलवाइट्स एक है, एक कुर्ड्स हैं, एक ड्रूज हैं। ये ड्रूज अभी न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि ड्रूज और सुन्नी बेडुइन के बीच में ही माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में लड़ाई चल रही है। कुर्स जो है ये भी न्यूज में रहते हैं अक्सर। ठीक है, कुर्स एक्चुअली नदन सीरिया, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे। और ये जो कुर्स सिर्फ और सिर्फ सीरिया में नहीं मिलते हैं। कुर्स आपके ईरान में भी पाए जाते हैं, तुर्की में भी पाए जाते हैं, तुर्की है। ठीक है, ये इनका जो ट्राई जंक्शन बन रहा है ना, इस एरिया में पाए जाते हैं। तो कुर्स इसीलिए चाहते हैं कि भाई उनको भी एक अलग से देश मिले जहाँ पे सारे कुर्दिस्तान भी इसका नाम है। कुर्दिस्तान नाम नहीं, मतलब कुर्दिस्तान नाम से वो एक देश चाहते हैं ताकि जितने भी कुर्स हैं वो सारे एक कंट्री में रह सकें। तो कुर्स भी डिमांड करते हैं। ये भी मतलब इनकी भी लड़ाई चल रही है। और अभी जो लड़ाई चल रही थी वो ड्रूज माइनॉरिटी, मैंने आपको बताया रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनकी सुन्नी बिडोन जो कि अरब ग्रुप है, इनसे लड़ाई चल रही थी। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बात आपको और पता होनी चाहिए, सीरिया की जो कैपिटल है डेमास्कस है, और दूसरी इनके प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये आई गेस इसी साल 2025 में ही ये अपॉइंट हुए थे। इनका नाम है अहमद अल शरा। ठीक है, और ये पहले जिहादी थे और अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिहादिस्ट टर्न प्रेसिडेंट यहाँ लिखा हुआ है, अहमद अल शरा, नाम पता होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीज फायर बिटवीन डीआरसी एंड M23 रिबल ग्रुप। ठीक, देखो डीआरसी एक्चुअली ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो एक कंट्री है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो एक कंट्री है, ये आपकी सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है, वहां पे अभी क्या हुआ कि कॉन्गो के अंदर एक M23 रिबल ग्रुप था जो बहुत एक्टिव था। इस ग्रुप को सपोर्ट कौन कर रहा था? रवांडा। ये देखो मैप में, देखो रवांडा यहाँ पे है। तो रवांडा एक कंट्री है जो कि इस ग्रुप को, M23 रिबल ग्रुप को सपोर्ट करती थी। और ये लोग कहाँ पे एक्टिव थे? कॉन्गो के अंदर एक्टिव थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अंदर ये लोग एक्टिव थे। अभी अभी क्या हुआ है कि इन दोनों ग्रुप के बीच में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ कॉन्गो और M23 रिबल ग्रुप के बीच में इस समय सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है कि अब भाई आपस में लड़ाई वगैरह नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये पूछ सकते हैं, M23 रिबल ग्रुप कहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया यूके विजन 2035 एंड CETA, ठीक है, सेटा, ये भी साइन हुआ है। पीएम मोदी लंदन विजिट पे गए थे, तो वहाँ पे एक ये रोड मैप साइन हुआ, इंडिया यूके विजन 2035 रोड मैप। आपस में रिलेशन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर ये रोड मैप है। और उसके साथ साथ सेटा साइन हुआ, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सेटा भी साइन हुआ। अब सेटा की जो एक विशेष बात थी वो बस आपको पता होना चाहिए, टैरिफ एलिमिनेशन। दोनों कंट्रीज ने टैरिफ एलिमिनेट करने, एक दूसरे के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे टैरिफ जो लगती है ना, जो टैरिफ लगाते हैं, उसको कम करने की बात करी है। ठीक है, जैसे यूके ने ये बोला है कि हम अपनी मार्केट में 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को
एक मिनट, 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को हम ड्यूटी फ्री एक्सेस देंगे। ठीक है, ऐसे इंडिया ने बात करी कि हम 90% टैरिफ जो हम यूके के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाते थे, ठीक है, उसको कम कर देंगे। ये दो बातें करी गई हैं, बस इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। पीएम मोदी गिफ्ट्स ट्री सैपलिंग टू किंग्स चार्ल्स थ्री। ठीक है, किंग्स चार्ल्स, ये देखिए फोटो भी नीचे बनी हुई है। जब ये विजिट पे गए थे ना अभी लंदन में, तो इन्होंने इनको एक एक ट्री का सैपलिंग, मतलब छोटा सा उसका वो गिफ्ट किया था, जो किस वैरायटी का था, सोनोमा डोव ट्री और हैंडकरचिफ ट्री। पीसेस में इस लेवल की चीज़ें पूछ लेते हैं, इसलिए इसको डाल दिया गया है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल कहाँ पे लाया गया? यूनाइटेड स्टेट में लाया गया। प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार चिल्ला चिल्ला के इसका नाम लेते रहते हैं, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। उनके हिसाब से पूरा यूएसए को ये बदल के रख देगा। ठीक है, अब इसमें बस इतना आपको सीधे एक्चुअली वो पूछेंगे तो यही आपसे कि किस कंट्री, कौन सी कंट्री लेके आई थी, तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट। इसमें है क्या, थोड़ा जान लो बस। टैक्स रिफॉर्म, कई सारे टैक्स रिफॉर्म की बात करी गई, कुछ टैक्सेस कम किए जाएंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करी जाएगी। इनके हिसाब से ये कि गवर्नमेंट स्पेंड बहुत ज़्यादा कर रही है, इस वजह से जो बजट है बहुत ही डिस्टॉर्टेड बजट है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से स्पेंड ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो इन्हीं सबको लेके ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। 16 साल से कम बच्चों का अब सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने ये बात बोल दी है एकदम क्लियर। बहुत अच्छा स्टेप है ये। और उन्होंने एक्चुअली ये अभी इस पे बात बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले तक यूट्यूब को इस बैन में नहीं रखा गया था। ये बोला गया था यूट्यूब एक एजुकेशनल टूल है, लेकिन अब यूट्यूब को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये देखो नाम ये सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स, ट्विटर और भी ऐसे हैं, तो इन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये बोला गया कि अब भाई 16 साल से कम उम्र का बच्चा, उसका इन पे अकाउंट नहीं होगा, और अगर अकाउंट ऐसा मिल गया तो इसकी लायबिलिटी इन कंपनीज के ऊपर होगी कि भाई आपने कैसे होने दिया ये चीज़। ठीक है, ईरान E3 नेशंस न्यूक्लियर टॉक्स। देखो अभी आपको पता ही है कि ईरान और इसराइल के बीच में काफ़ी घमासान हो गया था। पहले आपको पता भी होगा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए एक ये साइन हुआ था, देखो, ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ठीक है, इसको साइन किसने किया था? P5+1 कंट्री ने साइन किया था ईरान के साथ। P5 में कौन, जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, चाइना, USA, रशिया, फ्रांस और ये यूनाइटेड किंगडम, +1 ये, और एक कंट्री कौन थी? जर्मनी थी। लेकिन ये भी, ये जो पूरा अरेंजमेंट था ये भी फेल कर गया था। तो अब बची सिर्फ 3 कंट्री, E3 नेशंस। ये जो E3 नेशन है ना, ये हैं आपकी, ये 3 देखो, इसमें से फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये 3 कंट्री बची हैं जो अभी भी न्यूक्लियर टॉक्स कर रही हैं ईरान के साथ कि इनके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये 3 कंट्री हैं जो, इन्हीं को E3 नेशन बोला गया है। तो इनके बीच में अभी न्यूक्लियर टॉक्स कहाँ पे हुई थी? इस्तांबुल, तुर्की की जो राजधानी है वहाँ पे हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी जुलाई में देखो इतनी कंट्रीज की विजिट पे गए थे, घाना, नमीबिया, त्रिनिदाद एंड टोबैको, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। ठीक, अब इसमें आपको हर एक की कैपिटल पता होनी चाहिए। घाना की अकरा है, नमीबिया की विंडॉक है, त्रिनिदाद एंड टोबैको की पोर्ट ऑफ स्पेन है, अर्जेंटीना की ब्यूनस एयर्स है, और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। ठीक है, रियो डी जेनेरो को मत मार्क कर देना, ब्राज़ीलिया है ब्राज़ील की कैपिटल। ठीक है, पीएम मोदी को जब इन विजिट पे गए थे तो इतनी कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। घाना ने दिया था जिसका नाम ये है, ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। त्रिनिदाद एंड टोबैको ने दिया था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको। ब्राज़ील ने दिया था जिसका नाम है ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। इन एक और कंट्री ने दिया था, उसका नाम नीचे देखो, नमीबिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट मिराबिलिस। अब यार ये बीच में क्या लिखा है तो मुझे भी नहीं, मैं नहीं पढ़ पा रहा इसको। ठीक, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देखो इस, ये जितनी भी कंट्रीज की विजिट में गए थे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे, उन पे देखते हैं। सारी देखो लंबी चौड़ी कहानी लिखने का मतलब नहीं होता, तो जितना पेपर पूछा जा सकता है उतनी बातें कवर हुई हैं यहाँ पे। पहली बात ये हुई ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ठीक है, ये पहली कैरेबियन कंट्री बन गई, कैरेबियन कंट्री बन गई है जो कि इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करेगा। जो आप फोन पे, गूगल पे, इन सबसे पेमेंट करते हो उसके बैकएंड में क्या है? यूपीआई सिस्टम ही है ना। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैको एक तरीके से पहली कैरेबियन कंट्री बन गई है जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट करेगा। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड कंट्री पता होगा ना आपको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में लाई करते हैं, जहाँ पे कई सारे आपके ये आइलैंड कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो मैच खेलती हैं,
तो वेस्ट इंडीज़ एक्चुअली एक कोई कंट्री नहीं है, उसमें यही सब जो कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज़ है वो एक साथ मिलकर वेस्ट इंडीज़ बन के मैच खेलती हैं, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, जमैका है, ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। नमीबिया बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री, जैसे टीएनटी पहली कैरेबियन कंट्री बनी, वैसी नमीबिया पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई जिसने इंडिया का यूपीआई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसने इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर देखो, मोदी ने विजिट किया था स्टैचू ऑफ गांधी एंड टैगोर इन ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना में। यहाँ पे स्टैचू इनकी बनी हुई है, उसको विजिट किया मोदी ने। और मोदी को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स का ऑनर भी मिला जब मोदी ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इनका नाम क्या है, क्रिस्टीन कार्ला कंगलू, ठीक है। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था जनवरी 2025 में, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 में इनको मिला था। इनका नाम आपको इसलिए जानना चाहिए। और पीएम मोदी ने नक्रूमा मेमोरियल पार्क इन अकरा, ठीक है, जिनको कि ये एक्चुअली इनके ऊपर है, फाउंडिंग फादर ऑफ गाना डॉक्टर नक्रूमा, तो यहाँ पे भी विजिट किया पीएम मोदी ने। और अभी 180th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अराइवल ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इतनी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, तो इनको आप एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गिरमिटिया कम्युनिटी डेटाबेस इनिशिएटिव। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर जब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की विजिट पे थे, कैरेबियन आइलैंड जो कंट्री है, तो वहाँ पे पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया कि अब हम एक गिरमिटिया कम्युनिटी डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस का मतलब ये होगा ना, गिरमिटिया कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उस पर वो सारा डेटा यहाँ पे फीड होगा। उसके साथ साथ हम लोग हर साल अब गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करेंगे। ये दो बातें अनाउंस करी इन्होंने। इसीलिए गिरमिटिया जो है कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ये एक्चुअली है क्या, ये कम्युनिटी है क्या। देखो, गिरमिटिया कम्युनिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, 19th सेंचुरी के पहले, ठीक है, स्लेवरी जो थी वो लीगल थी, मतलब स्लेवरी इलीगल नहीं थी। तो इलीगल नहीं थी इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटिश जब प्लांटेशन करते थे ना, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये लोग करते थे, शुगर प्लांटेशन किया, टी गार्डन हो गया, इन सब में ये लोग क्या करते थे, सीधे स्लेव्स को यूज़ कर लेते थे। लेकिन एक बार जब ये चीज़ स्लेवरी इलीगल हो गई, उसके बाद से क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में इलीगल हो गई, उसके बाद से क्या हुआ कि ये इंडेंजर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आया। इंडेंजर्ड लेबर में एक्चुअली जो इंडियन लेबर्स थे, इंडियन लेबरर्स जो थे, इंडियन जो मजदूर थे, उनको ब्रिटिशर्स ले गए अपने साथ एज अ माइग्रेंट, ठीक है, अपने ये प्लांटेशन में, जहाँ जहाँ इनके प्लांटेशन थे वहाँ पे ले गए। और इंडेंजर्ड लेबर में एक्चुअली क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसके बीच में, जैसे ये लेबर हो गए, लेबर्स हो गए, इंडियन लेबर्स, और जो प्लांटेशन ओनर होगा उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसमें ये होगा कि फिक्स पीरियड के लिए तुम हमारे लिए काम करोगे, ठीक है। उसके बाद उसके एवज में या तो भाई तुमको हम पैसा दे देंगे, फिक्स पीरियड के लिए तुम काम करो, या फिर अगर तुमको मान लो फिजी, इंडिया से अगर लेबर को फिजी ले जाया गया तो ऑब्वियसली बात है ट्रैवलिंग का कुछ कॉस्ट भी आया होगा ना। या तो ठीक है भाई, तुम्हारे ट्रैवलिंग का इतना कॉस्ट आया, तो हम एक काम करते हैं, इस फिक्स पीरियड में इतने टाइम तो तुम हमारे लिए काम करो, उसमें क्या होगा, वो कॉस्ट कंपनसेट हो जाएगा, उसका तुम फ्री हो, ठीक। तो यही होता था। लेकिन जब ये लोग, इंडियन लेबर का जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर किया, उसके बाद इंडियन इंडेंजर्ड जो लेबर था वो वहीं रुक गया, जिस भी कंट्री में इनको ले जाया गया ये वहीं रुक गए, और आज वही लोग गिरमिटिया कम्युनिटी बन चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये था पूरी चीज़ें। यहाँ पे आपको ये बात, दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ये जो गिरमिटिया जो लेबरर जो थे वो कहाँ से ले जाए गए थे, वो ले जाए गए थे ईस्टर्न यूपी और बिहार, जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा थी, यहाँ से इनको लेबरर्स को ले जाया गया था। और कहाँ पे ले जाए गए थे, मैक्सिमम देखो डेस्टिनेशन ये सब है, मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन नेशंस, ट्रिनिडाड टोबैगो, गुयाना, सुरिनाम, जमैका, ठीक है, ये सब इनके डेस्टिनेशंस थे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, पॉवर्टी की वजह से गए थे ये लोग वहाँ पे, और इनकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक। तो जब तक, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इंडेंजर्ड लेबर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, जिसमें फिक्स टाइम के लिए जो लेबरर था उसको काम करना होता था प्लांटेशन वर्कर के लिए। एक बार वो पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद वो फ्री होते थे कि ठीक है, अब आपको जो करना आप कर सकते हो वहाँ पे। तो मैक्सिमम जो इंडियन लेबरर्स थे जो एज अ इंडेंजर्ड लेबर गए थे इन प्लांटेशन में काम करने के लिए, इन कॉलोनीज में, तो वहीं पे वो लोग सेटल हो गए, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे एट प्रेजेंट अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा बन गया है गिरमिटियास का, ठीक है। ये है पूरी कहानी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट इन अर्जेंटीना। देखो, इंडिया के बाहर पहली बार इंडिया एक लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इंडिया ने कहाँ पे लॉन्च किया, अर्जेंटीना में लॉन्च किया, ठीक है। पहली बार इंडिया ने, इंडिया के बाहर स्टेट ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया, अर्जेंटीना में लॉन्च किया। और ये स्टेट ओन्ड बॉडी कौन सी, काबिल,
ये नाम पता होना चाहिए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये नाम है इसका, ये गवर्नमेंट पीएसयू है, ठीक। ओके, अब इसके साथ साथ अगर लिथियम की बात चल रही है तो आपको लिथियम ट्रायंगल जरूर पता होना चाहिए। ये अर्जेंटीना में ही क्यों काम किया गया ये, क्योंकि लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है अर्जेंटीना। ये देखो मैप में देखो ट्रायंगल से बना हुआ है, ये रहा बोलीविया, ये है चिली और ये है अर्जेंटीना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तीनों मिलके बनते हैं लिथियम ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 75% लिथियम रिजर्व पूरे वर्ल्ड का इसी रीजन में है, ठीक है, इसीलिए इसको लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं। इनमें भी अगर आप देखोगे तो चिली जो है सबसे ज्यादा रिजर्व लिथियम का चिली में है, इनके अंदर भी सबसे ज्यादा चिली में है। इतनी बात है आपको पता होनी चाहिए। क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, देखो लिथियम भी एक क्रिटिकल मिनरल है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल वो होते हैं जो कि एसेंशियल है मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, क्लीन एनर्जी के लिए, जैसे रिन्यूएबल में सोलर पैनल वगैरह में यूज होते होंगे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, और इनका क्या है कि इनकी जो सप्लाई चेन है ना वो भी डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको क्रिटिकल मिनरल बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखो लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ भी इसी में आ जाते हैं, ग्रेफाइट भी आता है, सब ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वन लाइनर देखते हैं जल्दी जल्दी। ओके, थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, यूनाइटेड किंगडम लीगल वोटिंग एज जो है इन्होंने अभी कम करके 16 कर दी है। ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम में अब 16 साल का जो बच्चा होगा, जो इंडिया में जुवेनाइल होता है, ठीक है, वो अब वोट कर सकता है, ठीक है, 16 साल, ये हो गई है वोटिंग एज। फ्रांस टू रिकॉग्नाइज पैलेस्तीन, देखो पैलेस्तीन में अभी गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय एक्टिविटी बढ़ा दी, जिस वजह से फेमीन जैसे कंडीशन बन चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आके फ्रांस ने बोला कि भाई अगर आप ये सब चीज़ें बंद नहीं करोगे तो हम रिकॉग्नाइज कर देंगे स्टेट ऑफ पैलेस्तीन को, कि एक अलग कंट्री है, ठीक है। तो यही बात, और ये पहली रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री बन जाएगी फ्रांस, ठीक है, G7 कंट्री बन जाएगी, सॉरी। MSC अकीतेटा 2, देखो ये इस पे लाइबेरियन एक ये शिप थी जिसको विजिंगम पोर्ट केरला, यहाँ पे इंडिया ने इसको होल्ड कर लिया है, ठीक है, इसको कब्जे में कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक सिस्टर शिप थी MSC एल्सा, ठीक है, उसने काफ़ी पोल्यूशन कॉज किया था, उसके बाद उसने उसका फाइन भरा नहीं था, इसी वजह से इन्होंने इस शिप को यहाँ पे होल्ड कर लिया है विजिंगम पोर्ट केरला में। US विड्रू फ्रॉम यूनेस्को, अब ये हर बार जब ट्रम्प आते हैं तो उनका यही ना कि अपने रीजन ये दिया कि भाई ये बायस दिखाती है इसराइल के अगेंस्ट, ठीक है, इसराइल के अगेंस्ट बायस दिखाती है ये बॉडी, इसीलिए हम इससे विड्रू करते हैं। अच्छा, बोलीविया को इंडिया ने अभी 3 लाख मिजल्स रूबेला वैक्सीन दिया, ठीक है, 3 लाख मिजल रूबेला वैक्सीन दिया, क्योंकि यहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ है, मिजल रूबेला का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। UN passes resolution urging तालिबान टू रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट एंड एलिमिनेट टेररिज्म, ठीक है, इसको बस एक बार ऐसे ही देख लो। ओके, नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड किंगडम, ये न्यूज़ कवर हो गई, दोबारा से आ गई है। इस्वातिनी अफ्रीकन कंट्री है, देखो साउथ अफ्रीका जहाँ पड़ता है नीचे की तरफ, अफ्रीका अगर ये है, यहाँ कहीं साउथ अफ्रीका पड़ता है ना, यहाँ कहीं लाई करती है ये कंट्री इस्वातिनी। तो यहाँ पे ये बोला है ना कि इज एक्सेप्टिंग पीपल डिपोर्टेड फ्रॉम यूएस से जो इलीगल सिटीजन होंगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि ये पहली कंट्री है जहाँ पे यूएस ऐसा करेगी, और भी कंट्रीज में ऐसा कर रही है, ठीक है। तो इस्वातिनी में भी वो डिपोर्ट करेगी, जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूएस में, उनको यहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली एप्स्टीन फाइल्स क्या है कि एक ये जेफरी एप्स्टीन करके एक बंदा था जिसका सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था यूएस में, ठीक है। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इस समय वो प्रोब चल रहा था, उस पर मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम निकल के सामने आया है ठीक है, तो इसीलिए ये एप्स्टीन फाइल भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, इकोनॉमी में पहला न्यूज़ है, इंडिया फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। देखो मैंने आपको मई या जून में बताया था डिजिपिन के बारे में, डिजिपिन सिस्टम के बारे में बताया था ना। डिजिपिन एक्चुअली होता क्या है, डिजिपिन में डिजिटल पिन हर एक एड्रेस को इंडिया में, ठीक है, हर एक लोकेशन को एक पिन अलॉट कर दिया जाएगा, और वो पिन एक तरीके से किसी ने भी वो पिन एक बार डाल दिया तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच सकते हो, ठीक है। और वो अल्फा न्यूमेरिक आईडी होती है,
इतनी बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये जितनी चीजें हो रही है ना, वो उनके बैकएंड में डिजिपिन ही है, ये सब डिजिपिन सिस्टम पे ही काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, पहला इंडिया का क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया। देखो ये अगर आप फोटो देखोगे तो इसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, ये गुप्ता जी का घर है, यहाँ पे उनका एड्रेस होगा, एड्रेस के बगल में एक स्कैनर टाइप का लगा हुआ है ना, क्यूआर कोड लगा हुआ है। तो अब इस क्यूआर कोड को, क्योंकि इसके पीछे बैकएंड में डिजिपिन है, तो किसी ने भी अगर इसको स्कैन किया, ठीक है, इसको मान लो कि मैं स्कैन करता हूँ, तो एग्जैक्टली मैं इनके घर के सामने खड़ा हूँ, इसको स्कैन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात, इनके घर पे ही खड़ा हूँ, तो वहीं पे तो वो एड्रेस दिखाएगा ना वो। लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि मैं इसकी फ़ोटो खींच के अभी घर पे मेरे कोई डिलीवरी आने वाली हो और मेरा ये घर हो, मैं सीधे बस एक किसी बंदे को ये फ़ोटो खींच के भेज दूँ, वो जैसे ही इसको स्कैन करेगा ना, इस फोटो में जैसे ही इस घर के सामने जो क्यूआर कोड लगा हुआ है, इसको जैसे ही स्कैन करेगा, एग्जैक्ट वो मेरे घर की लोकेशन उसको दिखा देगा कि भाई आपको यहाँ आना है, इस रूट से होते हुए आप यहाँ आ सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो घर पे आके पहुंचेगा। तो एक फायदा तो उसका ये हो गया, क्यूआर सीधे आप फोटो खींच के किसी को भेज दो, वो स्कैन करके आपके घर आ सकता है, ठीक। और दूसरी बात फिर ये भी है कि आप इसको स्कैन जब करो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी डिटेल से भी लिंक्ड है, ठीक है, आपका जो भी रेजिडेंट है उसके और भी डिटेल से भी लिंक है। तो अगर आप इसको स्कैन करोगे, तो स्कैन करने के बाद आप स्कैन करके अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हो, ठीक है। आपके घर के बाहर जो ये लगा है क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो, सीधे आप प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हो। आपको कोई कंप्लेन रेज करनी है, ठीक है, तो वो भी आप रेज कर सकते हो इसको स्कैन करके ही सीधे। तो ये सब इसके फायदे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। पहली बात तो ये कंडक्ट कौन कराता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ इसको कराती। इसमें देखो बहुत चीज़ें थी, काम लायक सिर्फ दो बातें जो आपको पता होना चाहिए। एवरेज पर कैपिटा कैलोरी इंटेक रूरल इंडिया के लिए क्या बताया इसने? 2212 किलो कैलोरी, और अर्बन इंडिया के लिए 2240 किलो कैलोरी। इतनी दो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पता होनी चाहिए। कोल मिनिस्ट्री टू लॉन्च रिक्लेम फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल माइन क्लोजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल मिनिस्ट्री ने रिक्लेम फ्रेमवर्क अभी लॉन्च किया है, और इसका पर्पस क्या है? सस्टेनेबल माइन क्लोजर। मतलब इसका मतलब ये हुआ, एक बार मान लो कि ये कोल ब्लॉक था, यहाँ पे कोल, ठीक है, ये कोल ब्लॉक था, मतलब यहाँ पे कोल खनिज पाया जाता था, ठीक, कोयला खनिज पाया जाता था। इन्होंने यहाँ पे पूरी माइनिंग करी अच्छे से, खूब इसको दोहन किया, एकदम डिग्रेड कर दिया लैंड को और छोड़ दिया, ऐसे 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 छोड़ दिया। अब ये काम नहीं होगा इनके हिसाब से। रिक्लेम फ्रेमवर्क यही बोलता है कि जब एक बार यहाँ पे माइनिंग क्लोजर हो गया, माइनिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के रहने लायक भी इसको बनाओ, और इन्वायरमेंटल कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी आपको काम करना पड़ेगा। मतलब पेड़ पौधे लगा के थोड़ा ठीक करो। दो फोटोज के तहत आप देख सकते हो, ये पहली वाली फोटो ये दिखा रही है कि उस एरिया में कितना डिग्रेडेशन हुआ है माइनिंग के बाद, और दूसरी ये बता रही है कि वहाँ पे देखो आपको हरा भरा दिख रहा है ना, तो एक तरीके से इसको रिक्लेम किया जा रहा है, ठीक, ताकि वो लोग रहने लायक बन सके वो जगह। यही बात है पूरी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट, पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट इंडिया में कहाँ लॉन्च हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। सीधे पूछ सकते हैं आपसे कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? झारखंड। माइनिंग टूरिज्म क्या, फोटो में देखो एकदम क्लियर है, फोटो से, इसीलिए मैं फोटो डाल यूज़ भी बहुत करता हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बस आप फोटो देख लो ना ढंग से तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ पे देखो, जहाँ पे माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्रेन वेन से खोदा खादी हो रही है, और यहाँ बच्चे देख रहे हैं आराम से, ठीक है। तो एक तरीके से यही है माइनिंग टूरिज्म, कि वहाँ पे लोगों को दिखाया जाएगा माइनिंग ऑपरेशन कैसे होते हैं। एक गाइडेड टूर होगा, एक बंदा होगा जो अलॉट हो जाएगा, जो कि एक चीज़ बताएगा आपको, यहाँ भाई यहाँ पे ये खनिज पाई जाती है, ये मशीन यूज़ होती है, ऐसे ऐसे हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं माइनिंग में, ठीक है। तो ये सब बात है बस। तो ये यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई टू ऑक्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड एक तरीके का बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है। बोरोइंग का मतलब आप किसी से पैसा बोरो कर रहे हो, ले रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है ना, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड निकालता है। और ये पूरा ऑपरेशन जो होता है ना, कि गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदना बेचना, ये सब आरबीआई देखती है,
ठीक, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, आरबीआई देखती है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई देखती है। दूसरी बात ये होती है कि गवर्नमेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे एक जीसेक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक होता है ट्रेजरी बिल। जीसेक जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट टूल है, और ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक, अब क्या होता है इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता ये है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाले, अब मुझे पता है गवर्नमेंट बॉन्ड है तो सेफ काफी है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर लूंगा। ठीक, और जब मैं परचेस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और मैंने परचेस किया, गवर्नमेंट को पैसे दे दिए अपने, गवर्नमेंट को फिर पैसे मिल गए, और फिर वही पैसे गवर्नमेंट यूज करेगी अपने एक्सपेंडिचर में। तो यही पूरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड का। ठीक है, इसके दो टाइप ये वाले हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो दो टाइप है, जीसेक और ट्रेजरी बिल। जीसेक जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो और मैंने आपको ये चीज बताई कि आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड का जो ऑक्शन होता है ये कौन करता है, आरबीआई करता है। और किस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता है इसके लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड के ऑक्शन के लिए, ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का नाम भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इतनी बात इसमें इंपॉर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूपी ग्लोबल रोड शोज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। अब इसको समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी एक्चुअली ये होती है, ये एक तरीके से ओवर द टाइम सारी कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि जितनी सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सब चाइना के अंदर ही हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर है, फिर सप्लाई चेन में जितनी भी स्टेप आते हैं, एक भी किसी भी चीज़ की सप्लाई चेन में, ठीक है, जितने भी स्टेप होते हैं, पता चल रहा था कि ओवर द टाइम कि सब कुछ चाइना के अंदर ही है। तो चाइना पे एक तरीके से डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो अगर चाइना फेल हो गया, चाइना से किसी दूसरे कंट्री के रिलेशन खराब हो गए, तो इसमें इशू ये आ रहा था कि एक तरीके से डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई चेन में। इन्हीं सब चीज़ों को से बचने के लिए, खासकर कोविड के समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई थी, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए एक नया बिजनेस स्ट्रेटजी, अब जो ग्लोबल कंपनीज है ना, वो एक नया बिजनेस स्ट्रेटजी लेके आई है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इसको बोलती है। इसके अंतर्गत क्या है कि वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे कम कर रही है। ठीक है, वो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही है। चाइना प्लस वन का मतलब यही हुआ कि चाइना के अलावा भी किसी और कंट्री में भी डाइवर्सिफाई करो सप्लाई चेन के, कुछ पार्ट चाइना बन रहे हैं, कुछ पार्ट कहीं और बन रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा कि डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर पूरी की पूरी नहीं रहेगी। तो यही है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब यही काम यहाँ पे यूपी ग्लोबल रोड शोज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो यूपी ने, जो यूपी की जो इन्वेस्टमेंट एजेंसी उसका नाम इन्वेस्ट यूपी, इसने रोड शो ऑर्गेनाइज कराया कहाँ पे, यूएस, यूरोप और यूके में, और कंपनीज को अट्रैक्ट किया कि भैया आप आके यूपी में इन्वेस्ट करो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के अंतर्गत। यही सारी बात है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, HSBC एग्जिट्स नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। HSBC एक यूके बेस्ड बैंक है जिसने बोला है कि अब हम एग्जिट कर रहे हैं, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से एग्जिट कर रहे हैं। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एक्चुअली है क्या, ये 2021 में लॉन्च करी गई थी, एक अलायंस थी, बस ये ईयर वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये अलायंस ये बोलती थी कि जो भी बैंक इसका पार्ट बनेगा, जो भी बैंक इसका पार्ट बनेगा, उसको नेट जीरो एमिशन टारगेट फॉलो करने हैं 2050 तक। ठीक है, नेट जीरो एमिशन टारगेट 2050 तक फॉलो करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी बैंक इसका पार्ट बनेगा उसको लेंडिंग ऐसे सेक्टर में करनी है, ठीक है, ऐसी जगह पे पैसा देना है कि भाई 2050 तक नेट जीरो एमिशन में हेल्प हो सके। ठीक, मतलब इनको एक तरीके ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेंड करो ज़्यादा पैसा, ठीक है, सोलर कंपनीज को ज़्यादा पैसा लेंड करो। तो ये सारी बात इसमें थी। HSBC ने बोला कि भाई हम इस अलायंस से बाहर निकलना है, अब हम अपना खुद का जो नेट जीरो ट्रांजिशन प्लान है वो हम अपना खुद का लॉन्च करेंगे, हम आपका वाला लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए HSBC इससे बाहर हो गई है। ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बुल्गारिया टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। बुल्गारिया की लोकेशन पहले देख लो एक बार। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बुल्गारिया है, बाल्कन पेनिनसुला है ना, ये बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, ये उसी में है बुल्गारिया। बाल्कन पेनिनसुला वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बाल्कन का। ठीक है, तो यहाँ बुल्गारिया ये रहा, इसकी कैपिटल है सोफिया। बुल्गारिया ने देखो अभी क्या बोला है कि अब हम यूरो को ऑफिशियल करेंसी की तरह अडॉप्ट करेंगे। देखो सिंपल सी बात यह है कि बुल्गारिया यूरो जोन का पार्ट बनने जा रहा है एज इट्स 21 मेंबर। तो पहली बात ये हो गई कि यूरो जोन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यूरो जोन एक तरीके से मॉनिटरी यूनियन है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंतर्गत, मतलब इसका पार्ट सिर्फ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ही बन सकते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ही यूरो जोन के पार्ट बन सकते हैं, और ये मॉनिटरी यूनियन है। इसका मतलब ये है कि जो भी इसका पार्ट बनेगा
उनकी कॉमन करेंसी यूरो हो जाएगी, ठीक है, उन सबकी कॉमन करेंसी यूरो होगी। ऐसी टोटल 20 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोजोन की, मतलब सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं वो यूरोजोन की मेंबर नहीं हैं, सिर्फ 20 कंट्री अभी तक मेंबर हैं। और जब बुल्गारिया बन जाएगी, ये कब बनेगी, 2026 में बनेगी, तो ये 21st मेंबर बन जाएगी इसकी, यूरोजोन की, ठीक है। इतनी बात है आपको इसमें पता होनी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज लग रही है मेरे को, ये आ सकता है आप। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ELI स्कीम जिसको बोलना है। यूनियन कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूव कर दिया। एक्चुअली अनाउंस ये बजट में ही हो, 2024-25 के बजट में हुई थी, लेकिन अभी अप्रूव इसको अभी किया गया है, ठीक है। बजट आउटले कितना इसके लिए रखा गया है, 1 लाख करोड़ रुपए। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2025 से 27 तक। ये उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है कि देखो जो इंसेंटिव है ना वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से लिंक है, ठीक है। तो यहां से थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। ये एक्चुअली यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है और फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स, मतलब फॉर्मल सेक्टर में जॉब ज्यादा क्रिएट हो, ये दोनों इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये कैसे करेंगे, ये इंसेंटिव देंगे किसको, किसको इंसेंटिव देंगे, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जो पहली बार जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय इसको बोलते हैं, इसको भी इंसेंटिव देंगे। और किसको देंगे, एम्प्लॉयर्स, जो उनको नौकरी पे रख रहा है एम्प्लॉयर, उसको भी ये लोग इंसेंटिव देंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों को इंसेंटिव दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों इंसेंटिव दे रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय उसके लिए क्या कंपोनेंट, देखो इसका कंपोनेंट पार्ट ए पार्ट बी, दो कंपोनेंट में तोड़ा भी गया स्कीम को। पार्ट ए क्या बोलती है, ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए क्या इंसेंटिव है, उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट उसको 15,000 रुपए तक, 15,000 रुपए तक वेज, ठीक है, उसका जो भी दिहाड़ी बन रही है, ठीक है, दिन की, सॉरी दिन की, महीने की, तो 15,000 रुपए तक वो सीधे सीधे गवर्नमेंट उसको ऐसी दे देगी, ये लो भैया 15,000 हमारी तरफ से रखो तुम, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स के लिए क्या है, एम्प्लॉयर्स के लिए ये है कि अप टू 3,000 पर मंथ पर वर्कर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को हर साल जितने भी एम्प्लॉयर जो होगा, जितने भी एम्प्लॉय वो रिक्रूट करेगा, हर एम्प्लॉय पे उसको 3,000 रुपए पर महीने मिलेंगे, ठीक है। हर एम्प्लॉय पे एम्प्लॉयर्स को भी 3,000 रुपए पर महीने मिलेंगे 2 साल तक। तो ये 2 फैक्टर्स इसमें हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट डेटा ऑन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स 2024-25, ठीक है, ये गवर्नमेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अभी ये आया है रिसेंट में, इसलिए सीधे आपसे पूछ सकते हैं। फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, आंध्रा है, यूपी नहीं, यूपी थर्ड है, ठीक है, यूपी थर्ड है। बाकी सब में बहुत इजी हो गया इसलिए याद करना, देखो बाकी सब में यूपी फर्स्ट है, सिर्फ फ्रूट में यूपी थर्ड है, वेजिटेबल में यूपी फर्स्ट, पोटैटो में यूपी फर्स्ट, मैंगो में यूपी फर्स्ट, ठीक। गोवा लॉन्चेस इट्स फर्स्ट रोरो फेरी सर्विस, ठीक है, गोवा ने अपनी पहली रोरो फेरी सर्विस लॉन्च करी। रोरो फेरी सर्विस होती क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, इसको ऐसे होती है। इसमें एक्चुअली क्या होती है, जैसे मान लो ऐसे बना के देखते हैं इसको, ओके, ये मान लो बीच में नदी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है। अब यहाँ से ये रोरो फेरी सर्विस ये है मान लो, तो अब क्या होगा, यहाँ से सीधे आप अपना व्हीकल लेके इसमें सीधे चढ़ सकते हो। व्हीकल लेके, व्हीकल मतलब मोटरसाइकिल लेके, टेम्पो लेके, जो डेली यूज़ करते हैं टेम्पो वगैरह, या कार लेके, आप ये पूरी ये सब चीज़ें लेके सीधे इसमें चढ़ सकते हो। आप भाई अपने घर से आए, मान लो कार से आए, कार से आके यहाँ तक पहुँचे कार से, इसके बाद क्या किया, आप इसमें अपनी कार को रख लिया फेरी सर्विस। अब ये फेरी यहाँ आ गई, फेरी यहाँ पहुँच गई, ठीक, यहाँ से फिर कार उतर गई, अब यहाँ से कार से आप होते हुए आपने चले गए जहाँ भी आपको जाना था। यही होता है एक्चुअली मेन एडवांटेज रोरो फेरी सर्विस का, यही होता है कि आप अपने जो भी साधन है उसको भी, कई जगह कई लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे और कोई तरीका ही नहीं है एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होने का। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई आप अपनी गाड़ी का यूज़ कर ही नहीं सकते। तो जब ये रोरो फेरी सर्विस चालू हो जाती है तो वो यही काम करेगी कि आपको सीधे अपना व्हीकल लेके यहाँ तक जा सकते हो, फिर यहाँ से व्हीकल यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से अपना व्हीकल लेके आगे बढ़ जा सकते हो, ठीक। तो यही इसका मेन एडवांटेज होता है रोरो फेरी सर्विस का। तो गोवा ने अपना पहला रोरो फेरी सर्विस लॉन्च किया कहाँ पे, मांडवी रिवर के ऊपर, ठीक है, कनेक्टिंग चोरो आइलैंड विद रिबांदर, ठीक है। और इन फेरीज का नाम क्या था, गंगोत्री और द्वारका नाम था इनका, ठीक है। बाकी होता क्या मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अबू धाबी टेस्ट ड्राइवरलेस एयर टैक्सी। अबू धाबी ने अभी एक ड्राइवरलेस एयर टैक्सी, ये देखो
ये एयर टैक्सी हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा है ना, ये एयर टैक्सी है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग अभी हुई है बस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेना। तो इसका भी टेस्ट हुआ है, ठीक है। और ये जहाँ पे ये लैंड करते हैं इसको वर्टीपोर्ट्स बोलते हैं, वर्टीपोर्ट्स, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जो यूज़ होता है वर्टीपोर्ट्स होता है। वर्टिकल टेक ऑफ मतलब सीधे ऊपर या सीधे नीचे आके लैंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, वर्टीपोर्ट्स बोलते हैं उनको, ठीक। चलिए वन लाइनर देखते हैं। महाराष्ट्र बिकेम फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। देखो पहला स्टेट बन गया महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है, जिसने एग्रीकल्चर स्टेटस किसको दे दिया है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया। देखो ये स्टेटस मिलने से क्या होता है कि जो किसान होंगे ना उनको चीपर लोन मिलेगा, ठीक है। अच्छी अच्छी बात है सारी, समझ लो एक तरीके से, चीपर लोन, सस्ते में लोन मिल सकता है उनको, ठीक है। सब्सिडीज जो फार्मर्स को जो सब्सिडीज मिलती है ना कई सारी, ठीक है, वो भी अवेल कर सकते हैं अब ये लोग, ठीक है। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मर वाले भी वो सब सब्सिडीज अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है, ठीक है, और भी सब्सिडी मिलती है, तो वो सब अवेल कर सकते हैं। चीपर पावर टैरिफ, ठीक। तो यही सब फायदे हैं इसके एग्रीकल्चर स्टेटस ग्रांट करने के। तो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग जो कर रहे होंगे ना महाराष्ट्र में, अब उनको क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेटस में ये पूरी चीज़ आ गई, इसलिए उनको भी ये सब बेनिफिट मिल सकता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। IMF ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को 6.4% बताया है। ये इंपॉर्टेंट है। एज पर RBI इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट, भारत ने जो बाहर से उधार ले रखा है वो 10% राइज कर गया है बाई मार्च एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे, मतलब प्रीवियस ईयर मार्च 2024 से कंपेयर करो तो 10% का राइज हुआ है, इतने बिलियन डॉलर है। ये इंपॉर्टेंट है। SBI नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक बन गया है। किसने बोला? ये ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। E10 शिंकनसेन, ये जापानीज बुलेट ट्रेन का नाम है जो कि ऑपरेट करेगी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जो कॉरिडोर बन रहा है ना इंडिया में, मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन से जो कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो वो जापानीज कंपनी उसको देख रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जापानीज जो बुलेट ट्रेन जो चलेगी उसका नाम ये है E10 शिंकनसेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रायल रन के लिए E5 शिंकासेन बुलाई गई थी, ठीक है, ट्रायल रन के लिए वो भी, लेकिन असली में ये वाली चलेगी, ठीक है। ट्रायल रन मतलब अभी स्टार्टिंग बस फेज में उसका टेस्टिंग हो रही है। सेबी बैंड US फर्म, जेन स्ट्रेट एक US फर्म है जिसको सेबी ने, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो शेयर मार्केट वगैरह को जो रेगुलेट करती है सेबी है ना, वो उसने जेन स्ट्रेट को इंडियन मार्केट में ट्रेड करने से मना कर दिया क्योंकि ये प्राइस मैनिपुलेट कर रहे थे NSE में। मशरेक बिकेम फर्स्ट UAE बैंक टू एंटर गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, वहां पे एंटर करने वाली पहली UAE की बैंक कौन सी बन गई है? मशरिक। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपना पाकिस्तान में जो ऑफिस था उसको बंद कर दिया, ठीक है। उसका रीजन है बोला कि भाई इंस्टेबिलिटी बहुत है पाकिस्तान में और हम अपना ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अपने कॉस्ट कटिंग वगैरह भी चल रही है अपनी, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान बंद कर दिया। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना पहला ओवरसीज ऑफिस कहाँ खोला है? दुबई में खोला है। रिलायंस जियो बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडेड बाय सब्सक्राइबर काउंट। सब्सक्राइबर काउंट में पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर कौन बन गया है? रिलायंस जियो बन गया है। सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व किस कंट्री में? वेनेजुएला में। ये पता होना चाहिए आपको। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1900 करोड़ टू सेट अप मॉडर्न PM मित्र टेक्सटाइल पार्क। PM मित्र जो ये टेक्सटाइल पार्क है ना, PM मित्र टेक्सटाइल पार्क, वैसे एक विरुद्ध नगर जो तमिलनाडु में, वहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा पैदावार और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला शुगर कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? RBI, ठीक है। ये सब न्यूज़ में थी, ऐसे नहीं है कि मैं आपको बस ऐसे लिख दे रहा हूँ। आगे देखो, जबरदस्ती की कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बट ऑब्वियस है न्यूज़ में चल रही, तो बस आप इतनी चीज़ें जान लो। मैं आपको इस बात की एक बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मेंशन है जो बस ऐसी लिख दी गई हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई में आई है, RBI ने रिलीज करी है, इसीलिए ये चीज मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। एनवीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया US बेस्ड, देखो चिप मेकर है, चिप बनाती है, मोबाइल्स और कार में जो चिप यूज होती है वो एनवीडिया बनाती है, US की कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है। ये अभी तक के पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहली कंपनी, पहली लिस्टेड कंपनी बन गई है जो 4 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू जिसने क्रॉस करी है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट का एम है 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट का एम, आपको ये पता होना चाहिए।
एज पर यूनिसेफ एंड WHO डेटा, साउथ एशिया जहाँ पे हम लोग भी हैं, अचीव्ड इट्स फर्स्ट एवर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2024। 2024 में पहली बार साउथ एशिया ने जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का जो टारगेट रहा होगा उसको अचीव किया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, एनवायरनमेंट। पहला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन रशियाज कमचटका पेनिनसुला। देखो कमचटका पेनिनसुला ये है, मैप में देखो जो ऑरेंज कलर में है ना, ये इस साइड जो निकला हुआ है, ये कमचटका पेनिनसुला। पेनिनसुला ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है पेनिनसुला है तो मतलब 3 साइड से वो वाटर से घिरा होगा, तो यही है कमचटका पेनिनसुला जो निकला हुआ है बाहर। यहाँ पे क्या हुआ, अभी 8.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, काफ़ी ज़्यादा तीव्रता का ये अर्थक्वेक है, 8.7 काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक है, इसके वजह से क्या हुआ कि एक सुनामी वार्निंग पूरे पैसिफिक ओशन में जनरेट करी गई। ठीक है, ट्रिगर हो गई सुनामी वार्निंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा तीव्रता का ये अर्थक्वेक था कि सुनामी वार्निंग जनरेट हो गई। एक्चुअली अर्थक्वेक का सुनामी से लिंकेज है, वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक, कमचटका पेनिनसुला पहले देख लो, इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। रशिया के फार ईस्ट में, ये देखो रशिया पूरा ये है, इसके एकदम ईस्टर्न साइड में पड़ता है ये ऊपर की तरफ, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। अभी नीचे देखते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे सेस्मिक हॉटस्पॉट भी है। सेस्मिक हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, इसीलिए सेस्मिक हॉटस्पॉट भी है। अब ये देखो एक एक चीज़ें सारी देखते हैं जो भी हमने यहाँ पे बात करी है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। थोड़ा इसको देख लेते हैं, सुनामी होता क्या है। देखो सुनामी एक तरीके से लार्ज ओशन वेव्स होती हैं। ठीक है, ओशन वेव्स, लार्ज लेवल की जो ओशन वेव्स होती हैं वो सुनामी होती है। ठीक है, और ये कैसे जनरेट होती है, सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, एकदम से वाटर अगर डिस्प्लेस हो। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक से, वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड से, ये दोनों ज़्यादा मेजर कॉज होते हैं, अंडर वाटर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, पानी के अंदर, अभी जैसे ऊपर ही बताया ना कि कमचटका पेनिनसुला में अर्थक्वेक की वजह से दिक्कत हुई है। ठीक है, सुनामी वार्निंग जनरेट हुई है, वो ऐसे ही होता है कि देखो नीचे, पानी के नीचे एकदम से क्या होगा कि ये सी फ्लोर है, अब डिस्टर्बेंस हुआ, अर्थक्वेक आया, एक चीज़ कुछ ऊपर गई, एक चीज़ कोई नीचे गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना, क्योंकि ये एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट नीचे की तरफ थोड़ा आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी ऊपर पानी था तो ऑब्वियसली बात है पानी डिस्प्लेस होगा ना ऊपर की तरफ। ठीक, तो यही होता है, ये इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सी फ्लोर में वर्टिकल मूवमेंट होता है। सी फ्लोर जो होता है ना, सी फ्लोर, ये हो गया सी फ्लोर, उसके ऊपर पानी है। सी फ्लोर में क्योंकि एक वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से जो वाटर है वो भी डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, वाटर मास जो है वो भी डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होती है ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो आप देखोगे जब डीप सी में अगर देखो, अब ये इमेज देखो, आप इमेज में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नीचे देखो, ये दिखा रहा है ना पॉइंट 1 पे कि डिस्प्लेस हुआ है पानी, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आया है। तो अब इस वजह से क्या होगा कि डीप सी में आप देखोगे तो वेव्स जो होती है ना वो स्मॉल दिखेंगे आपको। वेव्स आर स्मॉल, ठीक है, बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर उनकी वो हाइट वगैरह होगी। ठीक, वेव्स आर स्मॉल का मतलब यही है कि उनकी जो वेव हाइट है बहुत कम होगी, लेकिन उनकी जो स्पीड होगी ना, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, 700 से 900 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड होगी डीप सी में। और जैसी जैसी ये देखो ओशन के, जैसे जैसे ओशन से यहाँ पे शोर के पास जा रहा है, ठीक है, कोस्टल एरियाज के पास जा रहा है, वैसे वैसे क्या होगा कि वेव हाइट एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। वेव हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो एक तरीके से समझ लो वो एक वॉल की तरह बन जाती है, और उतने इम्पैक्ट से फिर वो जो जो वेव है वो उतने ही इम्पैक्ट से वो कोस्ट पे असर करती है। ठीक है, तो ये होता है आपकी पूरी मैकेनिज्म सुनामी का ये है। अब देखो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करो तो सुनामी कहाँ कहाँ होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। ठीक, सबसे ज़्यादा सुनामी के इवेंट कहाँ होते हैं, पैसिफिक ओशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, अभी इसको हम नीचे देखते हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा अगर आप सुनामी देखोगे तो वो पैसिफिक ओशन में होता है। कमचटका वाला जो ऊपर भी हमने देखा ना, वो सब यहीं पे लाई कर रहा है। और उसके बाद इंडियन ओशन में भी होता है। इनफैक्ट आपको पता होगा, सबने पढ़ा होगा, 2004 में जो इंडियन ओशन सुनामी हुई थी वो इंडियन ओशन में ही हुई थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग का जान माल का नुकसान हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है उसमें ये आती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये देखो, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पूरा बना हुआ है आपके सामने। ये बॉर्डरिंग, ये कंट्रीज देखो, ये पूरा आपका ये कमचटका जो है ये ऊपर की तरफ है, ये रशिया है ना, ये रशिया के इस साइड कमचटका है।
ठीक, ये पूरा पूरा होते होते चाइना वगैरह होते हुए, साउथ ईस्ट एशिया होते हुए, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट होते हुए, फिर ऊपर की तरफ देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, तो ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और बीच में पैसिफिक ओशन है। ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं, देखो प्लेट के नाम लिखे हुए हैं, पैसिफिक प्लेट, नाज़का प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, इनकी बाउंड्रीज पड़ रही हैं। ठीक है, प्लेट की बाउंड्रीज पड़ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाउंड्रीज पड़ रही हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्लेट इंटरेक्शन की वजह से सबडक्शन जोन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। उस वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक एक्टिविटीज ये सब बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसीलिए यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी इवेंट। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन कार्बाइड वेस्ट इंसिनरेटेड इन एमपी। ठीक है, देखो यूनियन कार्बाइड वेस्ट जो बहुत टाइम से पड़ा हुआ, देखो पहले ये भोपाल गैस ट्रेजेडी देखते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। काफ़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये, इसीलिए ये काफ़ी इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है किस ईयर में हुआ था। 1980 में हुआ था। यहाँ पे हुआ यूनियन कार्बाइड ये कंपनी थी, इसका पेस्टिसाइड प्लांट जो था, पेस्टिसाइड बनाने का जो प्लांट था भोपाल एमपी में, वहाँ पे लीकेज हुआ था। किस गैस का लीकेज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, एमआईसी का लीकेज हुआ था। ठीक है, और क्यों हुआ था? क्योंकि सेफ्टी मेजर्स ठीक से फॉलो नहीं किए गए थे। इतनी बातें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट था ना, 337 टन ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्ट। ठीक है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय से वेस्ट वहाँ पड़ा हुआ था। ठीक है, उसको फाइनली अब जाके एमपी में इंसिनरेट किया गया है। ठीक है, ठीक, अब इंसिनरेट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंसिनरेशन के लिए टाइप्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब ये कि बर्निंग वेस्ट एट वेरी हाई हीट, बहुत ज़्यादा हीट पे वेस्ट को, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करके वेस्ट को जब जलाया जाता है तो उसको इंसिनरेशन बोलते हैं। प्लाज्मा गैसिफिकेशन, और ज़्यादा समझ लो, हीट हीट ने को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। वेस्ट इज हीटेड विद एक्सट्रीम हीट, जिसको प्लाज्मा ही बोलते हैं। वेस्ट इज हीटेड विद एक्सट्रीम हीट, जिसको एक्सट्रीम हीट को प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक, तो वो प्लाज्मा गैसिफिकेशन होता है। लैंडफिल में क्या करते हो आप? वेस्ट को सीधे खाली ऐसे कोई प्लॉट दिखा, गड्ढा किया, गड्ढे में डाला, ऊपर सॉइल से उसको ढक दिया। ठीक, ये होता है लैंडफिल। कंपोस्टिंग में क्या करते हो? कन्वर्टिंग, ये देखो, कंपोस्टिंग और वर्मिंग कंपोस्टिंग ये दोनों से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे काम करती हैं। ठीक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब वो जो कि डिग्रेड हो सके। फूड हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया, ठीक है, खाने की सामग्री हो गई, गार्डन वेस्ट हो गया, तो ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। तो कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर में जब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू नेचुरल डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब नेचुरल डिकम्पोजिशन मतलब सीधे वेस्ट को आपने नेचुरली सड़ने दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को आपने सीधे ऐसे ही ओपन में रख के सड़ने दिया, तो वही है कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग स्पेशल टाइप ऑफ कंपोस्टिंग, इसमें बस क्या करते हैं आप, सड़ाने के लिए वेस्ट को अर्थवॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग में बस इतना एक अंतर आ जाता है। बायो रेमिडिएशन का मतलब ये हुआ कि यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, इनका जब आप यूज करते हो ना किसी टॉक्सिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए, जब किसी टॉक्सिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं इनका जब यूज करते हो, उसको बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। इतनी बातें आपको टाइप्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काजीरंगा रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल टाइगर डेंसिटी। देखो, ग्लोबल टाइगर डे पे जो 29 जुलाई को होता है, उसमें असम सीएम ने ये बोला कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी की अगर बात करो कि एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं, तो उसमें काजीरंगा थर्ड रैंक रखता है पूरे वर्ल्ड में। अब फर्स्ट रैंक किसकी? कॉर्बेट की है। सेकंड किसकी? बांदीपुर, कहाँ पे है? कर्नाटका में। कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो असम की थर्ड रैंक है। ठीक है, काजीरंगा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा एक्चुअली फेमस सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसरस के लिए है। ठीक है, एक सिंग वाला राइनोसरस। ठीक है, गैंडा जिसको हिंदी में बोलते हैं। अदर की स्पेसीज, बंगाल टाइगर भी यहाँ मिलते हैं, एलिफेंट, स्वैम डियर, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलते हैं। वेजिटेशन देखो काफ़ी डाइवर्स है। मॉइस्ट मिक्स्ड फॉरेस्ट, टॉल एलिफेंट ग्रास भी यहाँ मिलता है, मार्शलैंड वेजिटेशन भी है। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखते हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट बायो कंज्यूमर बन चुका है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025 इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये बात बोली कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक करके अब फोर्थ लार्जेस्ट
बायोफ्यूल कंज्यूमर बन गया, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, ठीक है, बायोफ्यूल को कंज्यूम करने वाला फोर्थ लार्जेस्ट बन गया। टॉप रैंक किसकी, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में बायोफ्यूल कौन यूज करता है, यूएसए करता है, ठीक। अब बात ये भी है कि प्रोडक्शन गैप भी है इंडिया में, क्योंकि देखो इंडिया नो डाउट कि कंज्यूम तो बहुत ज्यादा कर रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इसका मतलब कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन इंडिया में बायोफ्यूल प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है, प्रोडक्शन जो हो रहा है ना बायोफ्यूल का वो बहुत कम है। इसका मतलब ऑब्वियस बात है इंडिया इंपोर्ट कर रहा होगा बाहर से, प्रोडक्शन बहुत कम है लेकिन कंजम्पशन काफी बढ़ चुका है इंडिया में। तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अब इसीलिए जब ये न्यूज में चल रहा है तो बायोफ्यूल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो बायोफ्यूल्स का मतलब क्या होता है, बायोफ्यूल ऐसे फ्यूल होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेस से बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेस क्या हो गए, जैसे प्लांट, एनिमल, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा, इन सब से जो फ्यूल बनाए जाएंगे उनको बायोफ्यूल बोला जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये सेफर क्या बोलते हैं, ज़्यादा साफ तरीके से बनाए जा रहे हैं, इसलिए ये ऑल्टरनेटिव भी होते हैं फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझो, जैसे इथेनॉल होता है, इथेनॉल यहाँ लिख लेते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक, इथेनॉल सबको पता होगा। इथेनॉल क्या है, किससे बन रहा है, शुगर केन से बन रहा है, और भी चीज़ों बनता है लेकिन शुगर केन से भी बनता है। तो शुगर केन क्या हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो ना, प्लांट वगैरह से बन रहा है। तो शुगर केन से जब फ्यूल बनेगा तो वो इथेनॉल, इथेनॉल जो शुगर केन से बन रहा है, इसीलिए इथेनॉल क्या है, वो बायोफ्यूल है। सिंपल सी बात है ये, इतने से आप समझ लो, ठीक है। और ये सब भाई पर्पस क्या है इसका, मेन बात ये है कि भाई जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे वो कम हो, ठीक है। अब भाई फॉसिल फ्यूल क्या हो गया आपके, ये क्रूड ऑयल वगैरह हो गए, पेट्रोल वगैरह हो गए, इन पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, ठीक। कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप बायोलॉजिकल सोर्स, ये सब बायोलॉजिकल सोर्सेस से आप वो जनरेट कर रहे हो, तो कार्बन एमिशन भी कम होगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रमोट हो जा रही है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि भाई ये अनाज वगैरह तो आप जितना भी चाहो उतना उगा सकते हो ना, तो इसीलिए ये सब इनके ये फायदे ही है। अब देखो चार टाइप के बायोफ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, पहली जनरेशन जो कन्वेंशनल है, ये मेड डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप्स, जैसे भी मैंने आपको इथेनॉल बताया ना, शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल, ये सीधे के सीधे आप फूड क्रॉप मतलब खनिज पदार्थ, सॉरी खनिज जो क्रॉप होते हैं, आप सीधे उन सीरियल क्रॉप जो होते हैं या फिर फूड क्रॉप जो होते हैं, आप उनसे सीरियल क्रॉप गलत बोल दिया मैंने, फूड क्रॉप जो होते हैं, एक्चुअली जो खाने में जो क्रॉप्स यूज होते हैं ना उनको फूड क्रॉप बोला जाता है। अब देखो इसमें दिक्कत ये होती है, इसलिए डिस्टिंग्विश इसीलिए किया गया है, क्योंकि अगर आप फूड क्रॉप को बहुत ज़्यादा यूज करने लग जाओगे इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है खाद जो ये क्या सिक्योरिटी है वो इम्पैक्ट कर सकती है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो, जो खाने के लिए चीज़ें थी उनको आप डाइवर्ट कर रहे हो फ्यूल बनाने में, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट जनरेशन है, कन्वेंशनल टाइप है। इसमें ये बोलते हैं कि जब बायोफ्यूल डायरेक्टली फूड क्रॉप से बनता है तो उसको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोला जाता है। जैसे इथेनॉल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इथेनॉल, ठीक है, शुगर केन, मेज, इन सबसे बनता है, ठीक। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, ये थोड़ा एडवांस है, इनके मुकाबले एडवांस है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। यहाँ पे क्या होता है, मेड फ्रॉम नॉन फूड बायोमास, ठीक है। अब यहाँ पे जो खाने वाले जो क्रॉप्स है ना उनका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन देखो क्या यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, परली वगैरह जो होती है ना, पराली वगैरह जो राइस हस्क जो जिसको बोलते हैं, वुड हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया। अब ये सब आप यूज थोड़ी खाने में थोड़ी यूज करोगे, लेकिन ये क्या, ये भी बायोडिग्रेड, ये भी बायोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक, बायोलॉजिकल सोर्सेज तो ये भी है ना, लेकिन इनको खाने में यूज नहीं कर रहे हो, तो इनसे जब बनता है ना उसको सेकंड जनरेशन लाई करता है वो। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम एल्गी, एल्गी से जब बनता है तो उसको थर्ड जनरेशन में डालते हैं, बस इतना ही जान लो। फोर्थ जनरेशन क्या होता है, यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट माइक्रोब्स, ठीक है। अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड, आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इसमें, और इसी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है ना फ्यूल बनाने में, जो भी कार्बन प्रोड्यूस हुआ वो सब आपने उसको कैप्चर भी कर लिया और उसको स्टोर भी कर लिया, तो एक तरीके से कार्बन निगेटिव भी है ये, कोई भी कार्बन पैदा नहीं हुआ, उल्टा आपने क्या किया, कार्बन को हटा दिया, जितना भी ये फ्यूल बनाने में जितना भी कार्बन प्रोड्यूस हुआ था आपने वो सब हटा दिया। तो ये सब फोर्थ जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया अचीव्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हाई प्रोबेबिलिटी आने की। देखो इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP, ये लॉन्च हुआ था 2003 में, ठीक है। और इंडिया ने टारगेट ये रखा था, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब पहले देखते हैं फिर इस पे आते हैं। देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल, मिक्सिंग इथेनॉल, इथेनॉल मैंने भी आपको ऊपर बताया जो शुगर केन वगैरह से जो फ्यूल बनेंगे, ठीक है, वही इथेनॉल है, उनको जब आप पेट्रोल में मिक्स करते हो, ठीक है,
जब आप पेट्रोल में मिक्स करते हो, उसी को बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। और ये करने का मतलब क्या है, देखो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि भाई एनर्जी सिक्योरिटी, आप अब ये देखो, जब इथेनॉल को पेट्रोल मिला रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ना, पेट्रोल की मात्रा कम हो रही है, ठीक है। अगर 100% पहले पेट्रोल था, अब क्या हो गया, 90% ही पेट्रोल रह गया, मतलब 10% तो आप उसमें इथेनॉल मिला दे रहे हो ना। तो एक तरीके से क्या हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी, अब आपको थोड़ा कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में। वही इंडिया पेट्रोल तो एक्सपोर्ट करता है ना बाहर से, तो आपको उस पर थोड़ा कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग भी होगी, ठीक है। इन्वायरमेंट गेन भी होगा क्योंकि CO2 इमिशन भी कम होगा। आप भाई ये मैंने आपको पहले ही बताया, इथेनॉल वगैरह ये क्या होते हैं, ज़्यादा ये कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है इसका, क्योंकि भाई जो किसान इथेनॉल के लिए जो ये शुगर केन वगैरह उगाएगा, उसको भी तो शुगर केन के एवज में पैसा मिलेगा ना। क्योंकि जब ये कंपनीज खरीदेंगी कि भाई आप हमको दो अपना शुगर केन, हम उससे इथेनॉल बनाना चाह रहे हैं, तो किसान को भी तो, जो शुगर केन उगा रहा होगा, उसको भी तो फायदा होगा ना उसमें, तो उसका भी फायदा है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें होती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग ये होता है कि आप एक तरीके से पेट्रोल अगर 100% पहले, फॉर एग्जाम्पल 100% पेट्रोल था, अब आपने क्या किया कि नहीं 100% नहीं रहेगा, 90% पेट्रोल रहेगा और 10% हम उसमें इथेनॉल मिला देंगे, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ वेरी, 90 की जगह 80 हो गया, 20 हो गया, ठीक, वेरी कर सकता है। अब आते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंडिया ने 2023 में लॉन्च किया था, पहली बात तो ये टारगेट, और इसका टारगेट क्या था, 2022 तक ये टारगेट था कि 10% ब्लेंडिंग टारगेट अचीव करेंगे इथेनॉल का, ठीक है। इसका मतलब ये था कि वही जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 90% पेट्रोल रहेगा और 10% उसमें 10% उसमें इथेनॉल रहेगा, तो यही है 10% ब्लेंडिंग। 2025 में अभी क्या हुआ कि 20% ब्लेंडिंग टारगेट जो था वो अचीव कर लिया। एक्चुअली ये टारगेट हमें अचीव करना था 2030 में। हमारा टारगेट ये था कि 2030 तक हम लोग 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। लेकिन अभी हुआ ये कि हमने वो चीज़ 5 साल पहले ही 2025 में अचीव कर ली, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये आप वर्ड सुनते होंगे E10 E20, ये एक्चुअली वही है। E10 पेट्रोल का मतलब यही वाला हो गया जिसमें 10% इथेनॉल मिला होगा। 90% पेट्रोल में जब 10% इथेनॉल मिला होगा तो उसको E10 बोलेंगे। E20 मतलब जब 20% इथेनॉल मिला होगा तो उसको E20 बोलेंगे, ठीक है। ये है पूरी कहानी इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी फ्लड सिस्टम लॉन्च। देखो सी फ्लड एक सिस्टम है जिसको सीडेक पुणे और सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों ने मिलकर बनाया है। सीडेक पुणे और सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। सीडेक बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, पुणे में जो है, और सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों ने मिलकर बनाया है सी फ्लड सिस्टम। ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जो फ्लड रिलेटेड जो डेटा है ना, नेशनल लेवल और रीजनल लेवल पे, उसको कंबाइन करेगी और 2 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर देगी कि भाई फ्लड आने वाला है इस एरिया में, और किस लेवल तक लोगों को ये अपडेट देगी। विलेज लेवल तक देगी लोगों को अपडेट, ठीक है। नेशनल लेवल से लेके विलेज लेवल तक सबको अपडेट देगी, और 2 दिन पहले ही एडवांस ये अपडेट दे देगी कि भाई 2 दिन बाद फ्लड आने वाला है। इतनी बात इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50th एनिवर्सरी ऑफ साइट्स। देखो साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी, ये सॉरी ये स्थापना नहीं, ये कन्वेंशन है। तो ये फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 1975 में, तो इसके 50 साल पूरे हुए हैं। इसका मेन काम क्या है कि भाई जो वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेड होता है ना, वो इतना उसको रेगुलेट करके रखना है कि ताकि मतलब ऐसा ना हो कि उस ट्रेड की वजह से इनके एग्जिस्टेंस पे, वाइल्ड लाइफ के एग्जिस्टेंस पे दिक्कत आ सके, ठीक है। तो यही काम इसका होता है। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका, जिनेवा में है, ठीक है। अपेंडिक्स वगैरह देखो ये इंपॉर्टेंट यूपी पीसेस के लिए नहीं है, ये यूपीएससी में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बार बस एक एक नज़र देख लिया अगर, कभी भी कुछ भी आ सकता है, इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अपेंडिक्स 1 होता है, ये सबसे ज़्यादा वो होता है, टाइटली रेगुलेटेड होता है। ये स्पेशीज थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, ऐसी स्पेशीज जो कि मतलब एक्सटेंट होने वाली, उनका ट्रेड तो बहुत अच्छे तरीके से वो किया जाएगा, ठीक है, प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक। ओके नेक्स्ट देखते हैं। वन लाइनर, ओके। एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वात्सल, वात्सल नाम है एशिया के ओल्डेस्ट एलिफेंट का। वात्सल नाम था, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में जिसने अपनी आखिरी सांसें ली। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, MP में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ सकते हैं आपसे सीधे। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी हैज गिवन प्रीलिमिनरी अप्रूवल टू यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर बिल्डिंग द
सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। ठीक है, ये बस इतना जान देना है, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे। ये इंपॉर्टेंट है। 1000 से भी ऊपर अर्थक्वेक 2 हफ्ते के अंदर आए हैं टोकारा आइलैंड पे। टोकारा आइलैंड पे 1000 से ऊपर अर्थक्वेक 2 हफ्ते के अंदर आए हैं। टोकारा आइलैंड कहाँ है, जापान में। देखो ड्रम वेब ऐप काफ़ी यूनिक ऐप है ये, आईआईटी खड़गपुर ने बनाई है। एक्चुअली ये क्या करेगी, जैसे मान लो ये 2 जगह है, आपको यहाँ जाना है, जाने के इतने रास्ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इतने रास्ते हैं जाने के। अब ये क्या करेगी, ये इसमें से कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, वो आपको बताएगा खुद। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जहाँ पे सबसे अच्छी एयर क्वालिटी रहेगी, मान लो इस पे सबसे अच्छी एयर क्वालिटी है, आसपास प्रदूषण बहुत कम कम है, ठीक है, पेड़ वेड़ खूब लगे हुए हैं, ट्रैफिक भी सबसे कम है इस पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी पेट्रोल, क्योंकि ट्रैफिक कम है और रोड अच्छी बनी हुई है तो एनर्जी कम होगा। तो ये सब कैलकुलेट करके आपको जो सबसे बेस्ट रूट होगा वो बताएगा ये। यही है ड्रम वेब ऐप। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन। देखो हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया का पहला कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नामलई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में। हरियाणा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगा, कहाँ पे, अरावली हिल्स में बनाएगा। ठीक है, पीएम मोदी प्रपोजेस टू होस्ट कोप 33 इन इंडिया इन 2028। देखो पीएम मोदी ने बोला है कि जो UNFCCC का जो कोप होते हैं ना, हर साल होते हैं जो, वो कोप 33 इंडिया में तो 2028 में हम होस्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया ने ये प्रपोज किया है। ठीक है, और इससे पहले कोप एक बार इंडिया में हुआ है, कोप 8 हुआ था न्यू दिल्ली में 2002 में। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन एम्बिशियस टारगेट। यूनियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया है कि भाई टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 10% तक ले जाएंगे। कब तक, 2047 तक। ठीक है, 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक हम टूरिज्म कंट्रीब्यूशन को जीडीपी के 10% तक ले जाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक, ओके, एक काम करते हैं, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में फिर हम लोग बचे हुए टॉपिक देखेंगे, साइंस एंड टेक से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आप लोग प्लीज़, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। जितनी भी चीज़ें ये हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।